नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक हो। दोस्तों, अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस एपिसोड्स अभी तक नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले उन्हें जरूर देख लेना ताकि स्टोरी का पूरा फ्लो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ सके। इस नए एपिसोड का टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वीडियो के अंदर भी मेंशन किया गया है। बिना किसी डिले के चलिए अब आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। 7 साल पहले दुनिया पर एक भयंकर कैटास्ट्रॉफ आता है जिसे लोग डंजन ब्रेक के नाम से याद रखते हैं। इस इंसिडेंट में कई शहरों का बैलेंस बिगड़ जाता है, बहुत से लोग अपनी जान गंवा देते हैं और उन्हीं लोगों के बीच मेरे पेरेंट्स भी शामिल होते हैं। उस दिन के बाद मैंने सिर्फ अपने माँ बाप ही नहीं, अपनी पूरी नॉर्मल जिंदगी खो दी। उस दर्द के साथ मैंने एक डिसीजन लिया, मैं हंटर बनूंगा और मॉन्स्टर्स के खिलाफ खुद खड़ा होऊंगा। 7 साल बाद मैं अवेकन तो हो जाता हूँ, टेक्निकली मैं एक हंटर बन चुका होता हूँ, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। 7 साल बीत जाते हैं, मेरी स्टैट्स बिल्कुल भी ग्रो नहीं करती, ना स्ट्रेंथ बढ़ती है, ना स्पीड, ना कोई रियल प्रोग्रेस। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी मैं कभी ऑफिशियली डेब्यू तक नहीं कर पाता। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूमते रहता है, आखिर मेरी स्टैट्स बढ़ क्यों नहीं रही? लेकिन मैं गिव अप नहीं करता। एक दिन मैं सीधा ट्रेनिंग एकेडमी के डायरेक्टर के घर के सामने पहुंच जाता हूँ। मैं जवाब चाहता था, लेकिन जो होता है वो मेरे लिए और ज्यादा पेनफुल होता है। डायरेक्टर मुझे डांटते हुए कहते हैं, तुम सिर्फ अपने पैसे ही बर्बाद नहीं कर रहे, तुम ट्रेनिंग हॉल की इज्जत भी गंवा रहे हो। और उसी गुस्से में वो मुझे थप्पड़ मार देते हैं। वो पल मेरे लिए सिर्फ इंसल्ट नहीं था, वो मेरी पूरी जर्नी पर एक क्वेश्चन मार्क था। तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज गूंजती है, टावर ऑफ ट्रायल्स इज प्रेजिंग यू। मैं कुछ समझ नहीं पाता, मैं रिएक्शन भी नहीं कर पाता। मेरे सराउंडिंग्स डिस्टॉर्ट होने लगते हैं और अगले ही पल मैं अचानक टेलीपोर्ट हो रहा होता हूँ। बीच में ही मेरे सामने एक सिस्टम पैनल अपीयर होता है, डिफिकल्टी सिलेक्शन, इजी, नॉर्मल, हार्ड। मेरे पास सोचने का टाइम नहीं होता और शायद मेरे पास पीछे हटने का ऑप्शन भी नहीं होता। मैं बिना हेजिटेशन के हार्ड चूज कर लेता हूँ। अगला मोमेंट, मैं टावर ऑफ ट्रायल्स के फर्स्ट फ्लोर पर टेलीपोर्ट हो चुका होता हूँ। सिस्टम एक नया मैसेज शो करता है, ट्रायल ऑब्जेक्टिव 10 मिनट्स तक सरवाइव करो। लेकिन जैसे ही मैं एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करता हूँ मुझे समझ आ जाता है ये ट्रायल बिल्कुल सिंपल नहीं होने वाला। मेरे सामने एक मैसिव गोलेम खड़ा होता है, उसका हर मूवमेंट ग्राउंड को हिला रहा होता है। मैं अपनी पोजीशन संभालता हूँ और खुद से कहता हूँ, कैसे भी हो मुझे यहाँ 10 मिनट सर्वाइव करना ही होगा। लेकिन इस बार मैं पहले जैसे रहना नहीं चाहता। सिर्फ सर्वाइव करना मेरा गोल नहीं था। मेरी नजर सीधा गोलेम के कोर पर जा टिकती है। मैं समझ जाता हूँ अगर इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो पूरा ट्रायल खत्म हो सकता है। मैं अपनी पूरी फोकस उसी एक जगह पर लगाता हूँ और एक सही मोमेंट देखकर गोलेम के कोर पर डायरेक्ट अटैक करता हूँ। जैसे ही कोर ब्रेक होता है, सिस्टम मैसेज अपीयर्स, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव क्लियर्ड द फर्स्ट फ्लोर ऑफ ट्रायल। मैसेज पढ़ते ही मेरे अंदर एक अलग ही रिलीफ आ जाता है। मैं जीत चुका होता हूँ। उसके तुरंत बाद सिस्टम और नोटिफिकेशन शो करता है, एडिशनल पॉइंट्स ग्रांटेड, न्यू स्किल्स ऑब्टेन्ड। ये देखकर मैं कुछ सेकंड्स के लिए शॉक में आ जाता हूँ। मेरे दिमाग में एक ही थॉट चल रहा होता है, 7 साल की ट्रेनिंग के बाद भी मुझे कुछ नहीं मिला और यहाँ सिर्फ एक गोलेम को डिफीट करते ही इतने सारे रिवॉर्ड्स। तभी मेरी नजर डिफीटेड गोलेम के ऊपर पड़ती है। उसके आसपास एक अजीब सा ब्लैक फॉग घूम रहा होता है। वो फॉग नॉर्मल नहीं लगता। जैसे मैं उसके पास जाकर उसे टच करता हूँ, न्यू सिस्टम प्रॉम्प्ट, यूनिट ट्रेड डिटेक्टेड, नेक्रोमेंसी, डू यू विश टू एक्टिवेट दिस ट्रेड। मैं एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता, यस। जैसे ही मैं एक्सेप्ट करता हूँ वो ब्लैक फॉग रिएक्ट करता है और अगले ही मोमेंट मैं गोलेम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। जैसे ही मैं गोलेम की स्पिरिट को एब्जॉर्ब करता हूँ तुरंत एक सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज। मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी नेक्रोमेंसी की प्रोफिशिएंसी 7% तक पहुंच चुकी होती है। उसी के साथ मुझे एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती है, मैं एक साथ 5 स्पिरिट्स तक स्टोर कर सकता हूँ और सिर्फ इतना ही नहीं, हर एब्जॉर्ब की गई स्पिरिट से आपके स्टैट्स परमानेंटली इंक्रीज होंगे। ये सुनते ही मैं बिना डिले किए गोलेम की स्पिरिट को फुल्ली एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। एब्जॉर्ब करते ही मेरी स्ट्रेंथ +3 और हेल्थ +2 हो जाती है। मुझे क्लियरली फील होता है कि मेरी बॉडी पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो रही है। ये पहली बार था जब मेरी ग्रोथ सिर्फ नंबर्स तक लिमिटेड नहीं थी, मैं उसे फिजिकली महसूस कर पा रहा था। तभी एक नया मैसेज अपीयर होता है, प्लीज मूव टू द वेटिंग रूम। जैसे ही मैं टेलीपोर्ट करता हूँ, गोलेम के साथ फाइट के दौरान जो भी इंजरीज मुझे हुई थी वो सब एकदम से हील हो जाती है। मुझे समझ आ जाता है ये वेटिंग रूम सिर्फ रेस्ट के लिए नहीं, ये रिकवरी जोन भी है।
थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं सेकंड ट्रायल स्टार्ट करने की कोशिश करता हूँ, सिस्टम मैसेज प्लीज वेट फॉर 24 आवर्स बिफोर स्टार्टिंग सेकंड ट्रायल। मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ, इसलिए मैं अपनी प्रोफाइल ओपन करके कम्युनिटी चैट ज्वाइन करता हूँ। चैट का सीन काफी केओटिक होता है, सब लोग कंफ्यूज होते हैं। तभी अचानक एक एडमिन कम्युनिटी चैट में एंटर करता है और चैट टेम्पररीली डिसेबल कर देता है। वो हमें कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देता है। टावर में एक एक्सक्लूसिव करेंसी सिस्टम होता है, कम्युनिटी के थ्रू करेंसी एक्सचेंज की जा सकती है और इस टावर में करेंसी के बिना पानी तक अवेलेबल नहीं होता। इतनी बेसिक चीज भी टावर में लिमिटेड होती है। सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के बाद एडमिन चैट को फिर से एनेबल करता है और कम्युनिटी से एग्जिट कर जाता है। अब मुझे समझ आ चुका होता है सिर्फ सर्वाइवल काफी नहीं है, इसलिए मैं स्टोर से स्वॉर्ड और शील्ड परचेज करता हूँ और कंटिन्यूसली ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ। अपनी मूवमेंट, टाइमिंग और कॉम्बैट सेंस को इम्प्रूव करता हूँ और फाइनली सेकेंड ट्रायल का टाइम आ जाता है। जैसे ही मैं ट्रायल में एंटर करता हूँ, मिशन असाइन ऑक ट्रैप लीडर असैसिनेशन। मैं अपने सामने देखता हूँ हर तरफ ऑक्स ही ऑक्स। उनका एक प्रॉपर बेस होता है और सिस्टम का डिमांड बिल्कुल क्लियर होता है। इन सब के बीच जाकर उनके लीडर तक पहुँचना है। नॉर्मली एक ऑर्क ही काफी ज्यादा पावरफुल होता है और अगर बात पूरे कैंप की हो तो इतने सारे ऑर्क्स को हैंडल करने के लिए कम से कम एक पूरी ई रैंक हंटर्स की पार्टी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ मेरी सिचुएशन अलग थी। मुझे सिर्फ सर्वाइवल ही नहीं करना था, मुझे ट्रायल क्लियर भी करना था। इसलिए मैं स्ट्रेंथ के बजाय स्ट्रेटेजी पे फोकस करता हूँ। मैं एरिया को ऑब्जर्व करता हूँ और समझ जाता हूँ इतने सारे ऑर्क्स के अगेंस्ट डायरेक्ट फाइट पॉसिबल नहीं है। तो मैं फायरवुड कलेक्ट करना शुरू करता हूँ, क्योंकि अगर यहाँ कोई चीज काम आ सकती है तो वो फायर है। मैं तेजी से मूव करता हुआ और कैंप के आउटर सर्कल के अराउंड आग लगा देता हूँ। इसका एक क्लियर पर्पस होता है। कैंप के बाहर मौजूदा ऑक्स तुरंत अंदर रश नहीं कर पाएंगे, लेकिन उससे पहले मुझे कैंप के अंदर का एरिया सिक्योर करना होता है। मैं सामने आने वाले कुछ ऑर्क वर्कर्स को हैंडल करता हूँ। उनके डिफीट होते ही मैं उनकी स्पिरिट्स ऑब्टेन कर लेता हूँ। तभी एक और गार्ड डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाता है। फाइट के दौरान मैं पहले से ऑब्टेन स्पिरिट्स को एब्जॉर्ब करता हूँ। जैसे ही मेरी स्टैट्स इंक्रीज होती है, मैं और गार्ड पर प्रेशर बना पाता हूँ और थोड़ी सी मेहनत के बाद और गार्ड भी डिफीट हो जाता है। उसके तुरंत बाद मैं उसकी स्पिरिट भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और गार्ड की स्पिरिट एब्जॉर्ब करते ही मेरी स्टैट्स में नोटिसेबल बूस्ट आ जाता है। अब सिचुएशन काफी चेंज हो चुकी होती है और वर्कर्स अब मेरे लिए पहले जैसे थ्रेट नहीं रहते। अब सिर्फ लास्ट और गार्ड बचता है। जैसे ही मैं उसे हैंडल करता हूँ, अचानक ऑर्क लीडर मुझे टारगेट करता है और एक फायर बेस्ड अटैक मेरी तरफ आता है। मैं एक पल के लिए घबरा जाता हूँ, लेकिन अगले ही मूवमेंट सिस्टम नोटिफिकेशन न्यू स्किल अक्वायर्ड फायर रेजिस्टेंस F-। जैसे ही मैं ऑर्क लीडर पर अटैक करता हूँ, वो सीधा फाइट एक्सेप्ट करने के बजाय भागते हुए अपने बेस हाउस के अंदर चला जाता है। मैं बिना रुके उसके पीछे पीछे अंदर एंटर करता हूँ। अंदर का सीन मुझे एक पल के लिए रोक देता है। ऑर्क लीडर अपने 2 बेटों को अपने पास पकड़कर कांप रहा होता है। उसका एक बच्चा रोते हुए आगे बढ़ता है और मेरे पैरों के पास आ जाता है। उस मोमेंट पर मुझे अपने पिता की कुर्बानी याद आ जाती है। दिल के एक कोने में एक सेकंड के लिए मुझे इन पर तरस आ जाता है, लेकिन तभी वो छोटा ऑर्क अचानक मुझे टारगेट करने की कोशिश करता है। मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ और अपनी स्वॉर्ड से उसे नॉक बैक कर देता हूँ। उसी पल मेरे दिमाग में एक क्लियर डिसीजन बन जाता है। अगर मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे इस ट्रायल को पूरी तरह कंप्लीट करना होगा। मैं हेजिटेशन छोड़ देता हूँ और मिशन को पूरा करता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर, कांग्रेचुलेशन यू हैव कंप्लीटेड द सेकंड फ्लोर ऑफ द टावर। अगला मोमेंट में वापस अपने वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट हो रहा होता हूँ। जब मैं कम्युनिटी चैट ओपन करता हूँ तो एक चीज इंस्टेंटली नोटिस होती है। लोगों की संख्या काफी कम हो चुकी होती है, मतलब सब यहाँ तक नहीं पहुँच पाए। तभी एक प्लेयर चैट में मैसेज करता है। उसने क्वेश्चन वाउचर यूज करके अर्थ पर वापस जाने का आंसर निकाल लिया होता है। उससे पता चलता है हमें एक टेम्पररी रिटर्न स्टोन मिलेगा, जिसे हम कुछ दिन के लिए अर्थ वापस जा सकते हैं, लेकिन ये स्टोन 5th फ्लोर कंप्लीट करने के बाद ही मिलेगा। और एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, 7th फ्लोर के बाद सिस्टम एक्सपांशन होने वाला है। उस एक्सपांशन में ऐसे आइटम्स मिलेंगे जिससे हम परमानेंटली अर्थ वापस जा सकते हैं। मेरी पुरानी शील्ड काफी डैमेज हो चुकी होती है, इसलिए मैं स्टोर से एक नई शील्ड परचेस करता हूँ। उसके बाद जो 5 स्पिरिट स्टोर होती है, मैं उन्हें भी ऑब्जॉर्व कर लेता हूँ। मेरी पावर स्टेडीली बढ़ रही होती है। मैं फिर से ट्रेनिंग शुरू कर देता हूँ और थोड़ी ही देर बाद 3rd ट्रायल का टाइम आ जाता है। जैसे मैं 3rd ट्रायल में एंटर करता हूँ, सिस्टम मैसेज द गार्डियन ऑफ डार्कनेस विल एंटर। मैं अलर्ट हो जाता हूँ और अगले ही मोमेंट मुझे समझ आ जाता है ये गार्डियन कोई और नहीं, मेरा ही डोपलगैंगर होता है। जैसे ही 3rd ट्रायल स्टार्ट होता है, मेरा डोपलगैंगर एक पल भी वेस्ट किए बिना मुझ पर चार्ज कर देता है। मैं उस अटैक को प्रॉपर्ली रीड नहीं कर पाता। अगर मैं उसे डॉज ना करता तो उस एक हिट से मेरी स्पाइन तक डैमेज हो सकता था।
मैं तुरंत डिस्टेंस बनाता हूँ। मेरे सामने खड़ा वो गार्डियन बिल्कुल मेरे जैसे ही कॉम्बैट स्टांस में होता है। सेम स्वॉर्ड, सेम शील्ड, सेम पोस्चर। मुझे समझ आ जाता है अगर मुझे जीतना है तो सीधा क्लैश करना ही पड़ेगा। सिर्फ तभी मुझे उसकी असली कैपेबिलिटी समझ आएगी। जैसे ही हमारा फर्स्ट डायरेक्ट क्लैश होता है मुझे एक इम्पोर्टेंट बात नोटिस होती है, वो भी हीलिंग स्किल यूज़ कर सकता है। इसका मतलब ये फाइट सिर्फ इंडोरेंस की नहीं, स्ट्रेटेजी की भी है। मैं अपनी स्वॉर्ड के सबसे प्रिसाइज अटैक पॉइंट्स पर फोकस करता हूँ। जो वीकनेसेस मुझे खुद में पता है मैं वही उस पर अप्लाई करता हूँ। शुरू में स्ट्रेटजी काम करती है लेकिन तभी वो गार्डियन उसी वीकनेस को ओवरकम कर लेता है। मैं ऊपर देखता हूँ, सिर्फ 1 मिनट बाकी होता है। अब मेरे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। मैं एक डिसीजन लेता हूँ, अब जो होगा फाइनल होगा। मैं तुरंत अपनी असैसिन कैप की स्किल एक्टिवेट करता हूँ और एक डिसाइसिव अटैक लॉन्च करता हूँ। ये अटैक सक्सेसफुली हिट करता है लेकिन उसी मोमेंट गार्डियन का काउंटर अटैक भी लैंड कर जाता है। इसी काउंटर के कारण मेरा राइट हैंड डिसेबल हो जाता है। पेन इतना ज़्यादा होता है कि मैं रिफ्लेक्स में चिल्लाता हूँ, लेकिन तभी मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ। वो गार्डियन भी पेन में होता है, वो भी वीकन हो चुका होता है। मैं अपनी सिचुएशन चेक करता हूँ। राइट हैंड काम नहीं कर रहा लेकिन लेफ्ट हैंड में अभी भी शील्ड होती है और वो मेरी लास्ट ऑप्शन बन जाती है। मैं अपनी पूरी बची हुई स्ट्रेंथ के साथ सीधा डैश करता हूँ और शील्ड से डायरेक्ट हिट देता हूँ। गार्डियन बैलेंस लूज करता है और अगले ही पल सिस्टम मैसेज अपीयर्स, यू हैव क्लियर्ड फ्लोर 3। जैसे ही 3rd फ्लोर क्लियर होता है मैं तुरंत अपने वेटिंग रूम में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। अगला ही मोमेंट मेरा राइट हैंड कंप्लीटली कवर हो जाता है और जो भी इंजरीज फाइट के दौरान हुई थी सब एकदम से हील हो जाती है। मेरे पास 3rd फ्लोर के डॉपलगैंगर की स्पिरिट स्टोर्ड होती है। जैसे ही मैं उस स्पिरिट पर फोकस करता हूँ मुझे फील होता है ये स्पिरिट बाकी सब स्पिरिट से बिल्कुल अलग लेवल की होती है। इसकी डेंसिटी और प्रेजेंस पहले एब्जॉर्ब की गई हर स्पिरिट से इनकम्पेरेबल होती है। मैं बिना हेजिटेशन के डॉपलगैंगर की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और तुरंत सिस्टम नोटिफिकेशन, नेक्रोमेंसी ट्रेड प्रोफिशिएंसी इंक्रीज, रैंक F2E। ये देखकर मैं थोड़ा रुक जाता हूँ। अब जब भी आप किसी स्पिरिट को एब्जॉर्ब करेंगे उस स्पिरिट की एक स्किल रैंडमली एब्जॉर्ब हो सकती है। ये पढ़ते ही मैं सच में चौंक जाता हूँ। रैंडम स्किल एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब मेरी ग्रोथ का पोटेंशियल अब अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस दोनों हो चुका है। थोड़ा सेटल होने के बाद मैं 4th फ्लोर की कम्युनिटी चैट चेक करता हूँ। तभी एक प्लेयर इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करता है, 4th फ्लोर का ट्रायल इंटीग्रेटेड ट्रायल होने वाला है। मतलब मुझे अकेले नहीं लड़ना होगा, पार्टी के साथ मिलकर ट्रायल क्लियर करना होगा। जब मैं 4th ट्रायल में एंटर करता हूँ ये एक कंपटीशन बेस्ड ट्रायल होता है। सिस्टम का रूल सिंपल होता है, जीतने के लिए अपोजिंग टीम से पहले ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करो। मेरी टीम में एक E रैंक हंटर लड़की होती है और एक D रैंक हंटर आदमी होता है। ये ट्रायल 3 vs 3 फॉर्मेट में होता है। जैसे ही कैसल का गेट ओपन होता है मेरी टीम तुरंत अंदर मूव करती है। सामने से गॉब्लिन्स अपीयर होने लगते हैं। मैं सिचुएशन वेस्ट नहीं करता, मैं तेजी से गॉब्लिन्स को हैंडल करता हूँ और कंटिन्यूसली प्रोग्रेस पुश करता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज, अकम्प्लिशमेंट अनलॉक्ड, गॉब्लिन हंटर। फाइट के बीच मुझे एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस होती है। मेरी ट्रेड, मेरी स्वॉर्ड की ऑरा और मेरी एनर्जी फ्लो मेरे टीममेट्स क्लियरली देख ही नहीं पा रहे हैं। इसका मतलब ये होता है जो ग्रोथ मुझे मिल रही है वो सिर्फ मुझे ही दिखती है। मैं अब तक जो भी गॉब्लिन्स की स्पिरिट ऑब्टेन कर चुका होता हूँ उन सबको एब्जॉर्ब कर लेता हूँ और तुरंत मेरी स्टैट्स अपडेट होती है। स्ट्रेंथ +3, एजिलिटी +4, स्टेमिना +2, एंड्योरेंस +7। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर्स, वन ऑफ द स्किल्स पोजेस्ड बाय गॉब्लिन रेंजर विल बी ऑब्जॉर्ब्ड। और अगले ही मोमेंट स्किल एक्वायर्ड, रेंजर नॉलेज F। मेरी फील्ड ऑफ विजन वाइडन हो जाती है जिससे मैं दूर से ही अप्रोचिंग एनिमीज को इजीली नोटिस कर सकता हूँ। इसी बीच मेरी टीम का D रैंक हंटर टीममेट मुझे टॉन्ट करते हुए बोलता है, तुम सिर्फ लकी थे, वो गॉब्लिन वैसे ही वीक थे। मैं उसकी बात को रिप्लाई नहीं देता। अब से कमांड्स मैं दूंगा, मैं लीड करूंगा। और वो बात डिस्कशन का एंड होती है। उसके बाद मैं दोबारा एरिया सर्च शुरू करता हूँ। मैं कंटिन्यूसली गॉब्लिन्स को हैंडल करता हूँ, उनके सोल एब्जॉर्ब करता हूँ और धीरे धीरे मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती है। सिस्टम टाइमर चेक करता हूँ, 14 आवर्स 37 मिनट्स रिमेनिंग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं गॉब्लिन्स का स्पॉन रेट कम होने लगता है। मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। मैं अचानक आगे की तरफ स्प्रिंट करता हूँ और जो सीन मुझे दिखता है वो अलार्मिंग होता है। हमसे पहले अपोनेंट टीम का ट्रायल यहाँ पहुँच चुका होता है और वो ऑलरेडी सारे गॉब्लिन्स क्लियर कर चुके होते हैं। मुझे समझ आ जाता है अगर ये ट्रायल पहले कंप्लीट हो गया तो हमारी स्क्वाड को पेनल्टी मिलेगी। मैं तुरंत अपना पेस और फास्ट कर देता हूँ। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट, कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑल टीम मेंबर्स ऑफ द चैलेंजर्स विल एंटर द गॉब्लिन किंग्स स्पाइरल टावर। द बॉस बैटल विल बिगिन व्हेन ओनली वन ऑफ द 2 टीम्स विल रिमेन। और उसी पल
एक सिक्योरिटी जोन एक्टिवेट हो जाता है जिससे कोई भी टीम बाहर नहीं जा सकती। मैं अपनी टीम की तरफ देखता हूँ और सीधा बोलता हूँ, ओपोनेंट टीम को मैं अकेले हैंडल करूंगा। मैं ई रैंक हंटर लड़की की तरफ देखता हूँ, तुम बस मुझे एजिलिटी बफ देना, और उसके बाद मैं सीधा एनिमी टीम की तरफ डैश करता हूँ। अब मैं एवरेज हंटर से काफ़ी आगे निकल चुका होता हूँ। यहाँ तक मैं 30 से ज़्यादा गॉब्लिन्स हैंडल कर चुका होता हूँ और अपनी करंट कंडीशन देखकर मेरे दिमाग में एक ही थॉट आता है, इस फाइट को मैं अकेले कंप्लीट कर सकता हूँ। मैं सीधा डैश करता हूँ, तभी ओपोनेंट टीम का डिफेंडर टाइप प्लेयर अपनी शील्ड से एक होलोग्राफिक ट्रायंगुलर बैरियर अपनी टीम के अराउंड बना देता है। वो शील्ड काफी सॉलिड लगता है। अपनी शॉर्ट स्वॉर्ड से मैं उस बैरियर पर डायरेक्ट स्ट्राइक करता हूँ और वो शील्ड टूट जाती है। शील्ड के ब्रेक होते ही एनिमी टीम एक्सपोज हो जाती है। मैं एक स्मूथ मूवमेंट में उनके 2 वीकेस्ट प्लेयर को सिंगल एक्सचेंज में न्यूट्रलाइज कर देता हूँ। अब बचता है उनका लीडर। मैं नोटिस करता हूँ स्ट्रेंथ में, स्किल में, एक्सपीरियंस में मैं उससे क्लियरली सुपीरियर हूँ, लेकिन फिर भी वो प्लेयर इजीली फॉल नहीं कर रहा। मैं अपनी पावर और पुश करता हूँ और एग्रेसिव स्ट्राइक्स करता हूँ, लेकिन हर बार वो अटैक्स को डॉज कर लेता है। तभी मेरी नज़र उसकी ब्राइट रेड आइज पर पड़ती है और मुझे समझ आ जाता है ये मेरी स्वॉर्ड के पाथ को पहले से ट्रेस कर पा रहा है। उसकी आइज किसी स्पेशल परसेप्शन स्किल से मेरे अटैक ट्रेजेक्टरी को रीड कर रही होती है। मैं तुरंत स्ट्रेटेजी चेंज करता हूँ। मैं अपनी शील्ड सीधा उसके फेस की तरफ थ्रो कर देता हूँ। उस एक मूवमेंट का यूज करके मैं अपना रियल अटैक लैंड कर देता हूँ। एनिमी लेटर बैलेंस लूज करता है। तभी सिस्टम मैसेज अपीयर्स, यू हैव कंप्लीटेड अ स्पेशल टास्क, एडिशनल रिवॉर्ड्स विल बी गिवन फॉर द 4th फ्लोर ट्रायल। मैं वहीं रुक जाता हूँ। मेरी बॉडी कांप रही होती है क्योंकि मॉन्स्टर का सामना करना अलग बात है, लेकिन ये पहली बार था जब सिचुएशन प्लेयर्स के अगेंस्ट थी। मैं अपनी टीम की तरफ देखता हूँ और सीधा बॉस फाइट के लिए प्रोसीड करता हूँ। मेरे टीममेट्स भी एग्री करते हैं। गॉब्लिन किंग के सामने फाइट ज्यादा लंबी नहीं होती। मैं अपनी मोमेंटम मेंटेन करता हूँ और गॉब्लिन किंग को एफिशिएंटली हैंडल कर लेता हूँ। इसके बाद 4th ट्रायल का मेन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाता है। सिस्टम रिवॉर्ड्स, ऑल स्टैट्स इंक्रीज बाय 4, एडिशनल स्किल ऑब्टेन्ड, इंस्टेंट एक्सेलरेशन डी रैंक, यू विल नाउ बी मूव्ड टू द लॉबी। लॉबी में टेलीपोर्ट होने से पहले मेरी ई रैंक टीममेट ली हायोन मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करती है। वो कहती है जब तुम वापस अर्थ आओगे तो व्हाइट सिल्वर गिल्ड में मुझे जरूर मिलना, और फिर वो चली जाती है। मैं अकेला रह जाता हूँ और मेरे दिमाग में एक सीरियस क्वेश्चन आता है, क्या मुझे उन 3 ह्यूमंस की सोल्स को एब्जॉर्ब करना चाहिए? क्योंकि अगर मैं ये करता हूँ तो मैं एक मॉरल लाइन क्रॉस कर दूंगा। थोड़ी देर सोचने के बाद मैं अपना डिस्टेंस क्लियर करता हूँ। स्ट्रॉन्ग बनना है, लेकिन मैं कभी जानबूझकर ह्यूमंस को टारगेट नहीं करूंगा। इसी रिजॉल्व के साथ मैं उन 3 ह्यूमंस की सोल एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। उसके बाद मैं 5th फ्लोर की लॉबी में एंटर करता हूँ और तुरंत सिस्टम एक्सपांशन नोटिफिकेशन, ट्रायल हैज एक्सपांडेड, ट्रायल टोटल लेसन सिस्टम हैज बीन क्रिएटेड। और सिस्टम में हर चैलेंजर को रैंक देने वाला होता है। मेरे सामने एक नया पैनल अपीयर होता है, एंटर निक नेम और ओरिजिनल नेम। मैं कुछ सेकंड सोचता हूँ और फिर अपनी असली नाम ही एंटर कर देता हूँ, हांग संग यून। रैंकिंग्स रिवील होती है, ओवरऑल रैंक 16th, इवैल्यूएशन A-। तभी और एक अनाउंसमेंट आता है, चैलेंजर्स इन द टॉप 50 विल बी कॉल्ड पियोनियर्स। Pioneers will obtain benefits on the 8th floor. If you remain a pioneer until the 8th floor, you will receive a privilege called a halo. इसके बाद मैं स्टोर्ड गॉब्लिन किंग सोल और 3 ह्यूमन सोल्स को भी एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। मुझे फील होता है मैं नॉर्मल ह्यूमन लिमिट से काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। आखिरी स्टेप, मैं एक रिटर्न स्टोन परचेस करता हूँ। इस स्टोन की हेल्प से मैं 3 दिन के लिए अर्थ वापस जा सकता हूँ और अगले ही मोमेंट मैं अपने वेपन्स के साथ अर्थ पर टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मैं अपने बेड पर लेटा होता हूँ। सीलिंग को देखते हुए एक चीज़ धीरे धीरे रियलाइज होती है, मैं सच में अर्थ वापस आ चुका होता हूँ। टावर की आवाज़ें, सिस्टम के मैसेजेस सब गायब होते हुए लगता। थकान इतनी होती है कि मैं सोने ही वाला होता हूँ। तभी मुझे अपने पसीने की स्ट्रॉन्ग स्मेल महसूस होती है। मैं उठकर सोचता हूँ पहले फ्रेश हो लेता हूँ। जैसे ही मैं बाथरूम की तरफ बढ़ता हूँ मेरी नज़र फ्लोर पर पड़ती है। वही मेरी शॉर्ट स्वॉर्ड और शील्ड बिल्कुल वैसे ही पड़ी होती है जैसे टावर में हुआ करती थी। और इसी मोमेंट मेरे दिमाग में एक क्लियर थॉट आता है, ये परफेक्ट टाइम है हंटर एग्ज़ाम देने का। मैं बिना डिले किए व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर के डायरेक्टर वांग मानो को कॉल करता हूँ। फ़ोन उठाते ही मैं सीधा बोलता हूँ, मैं एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ, मुझे फ़ीस नहीं चाहिए, सिर्फ एग्ज़ाम देने दो, और वो भी आज। कॉल कट होता है। मैं जल्दी से नहाता हूँ और मिरर के सामने खड़ा होता हूँ और जो मैं देखता हूँ मेरी बॉडी पहले जैसे नहीं रही। क्लियर मसल डेफिनेशन, विजिबल एब्स, टावर का इम्पैक्ट अब छुप नहीं सकता। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, कपड़े पहनता हूँ और सीधा एग्ज़ाम सेंटर के लिए निकल पड़ता हूँ।
बिल्डिंग के नीचे आकर मैं टैक्सी का वेट करता हूँ, लेकिन आज टैक्सी मिलना मुश्किल होता है। मैं हल्का सा मुस्कुराता हूँ और सोचता हूँ रनिंग इज स्टिल द बेस्ट ऑप्शन। मैं फुल स्प्रिंट में निकल पड़ता हूँ और कुछ ही मिनट्स में व्हाइट लोटस हंटर ट्रेनिंग सेंटर पहुँच जाता हूँ। एंट्रेंस पर डायरेक्टर वांग मानो खुद मौजूद होते हैं। वो मुझे देखते ही एग्ज़ाम रूम की तरफ गाइड कर देते हैं। जैसे ही मैं आगे बढ़ता हूँ, डायरेक्टर वांग क्वाइटली एग्ज़ाम प्रॉक्सी से कहते हैं, डिफ़िकल्टी इतनी हाई रखना कि संग्यून दोबारा एग्ज़ाम के बारे में सोचे ही ना। उन्हें पूरा भरोसा होता है आज भी ये फेल ही करेगा। तभी एग्ज़ाम प्रॉक्सी मेरी तरफ मुड़ता है और बोलता है, एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी चूज़ करिए 1 से लेके 10 के बीच। मुझे अपने पुराने दिन याद आते हैं जब मैं हमेशा लेवल 1 डिफ़िकल्टी चूज़ करता था और फिर भी एक सिंगल गॉब्लिन के अगेंस्ट भी हार जाता था क्योंकि मैं तब वीक था। लेकिन अब मैं बिना किसी हेजिटेशन के लेवल 10 चूज़ करता हूँ। सिस्टम मैसेज अपीयर्स, हंट डाउन द फिनिक्स, योर मूवमेंट हैज़ बीन डिक्रीज बाय 25% ड्यू टू प्रेडेटर्स रोर। डायरेक्टर वांग दूर से ये सब देख रहे होते हैं। उनके दिमाग में एक ही थॉट होता है, ये इम्पॉसिबल है, फिनिक्स को ये कभी नहीं हरा पाएगा। उन्हें लगता है आज मेरी सारी एक्टिंग उनके सामने एक्सपोज हो जाएगी, लेकिन उन्हें अभी तक अंदाजा भी नहीं होता है कि टावर से वापस आया हुआ हांग संग्यून अब पहले जैसे नहीं रहा। इस चैप्टर में हमें वांग मानो का पास दिखाया जाता है, फाइनल लिस्ट ऑफ एप्लीकेंट्स जिन्होंने हंटर टेस्ट क्लियर किया होता है। उस लिस्ट में वांग मानो का नाम भी होता है। वो सोचता है कि ये उसकी लाइफ का बेस्ट मोमेंट था, लेकिन टाइम के साथ उसके और उसके कलीग्स के बीच का पावर गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। चाहे वो जितनी कोशिश करे, वो उन्हें कैचअप नहीं कर पाता। धीरे धीरे वो इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि हंटर की इस दुनिया में टैलेंट के साथ बॉर्न होना ही सब कुछ होता है, और इसी सोच के साथ वो हार्डवर्क करना भी छोड़ देता है। इसी वजह से वांग मानो ये मान लेता है कि हान संग्यून भी एक दिन गिव अप कर देगा। जब एग्जाम के दौरान हान संग्यून फिनिक्स पर अटैक करता है तो उसकी स्वॉर्ड अचानक से टूट जाती है, क्योंकि वांग मानो ने जानबूझकर उसे एक डिफेक्टिव वेपन दिया होता है। दूर से ये सब देखकर वांग मानो हल्की सी मुस्कुरात खड़ा रहता है। तभी फिनिक्स एक फायर बेस्ड अटैक यूज करता है और हांग संग्यून सोचता है ये परफेक्ट मोमेंट है अपनी नई स्किल टेस्ट करने का, जो उसे 4th ट्रायल के एंड में मिली थी। हान संग्यून तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता है और एक्सट्रीम स्पीड के साथ फिनिक्स की तरफ बढ़ता है। स्वॉर्ड खराब होने की वजह से फाइनल स्ट्राइक का इम्पैक्ट कम हो जाता है, लेकिन उसी पर वो ग्राउंड के एक टाइल उठाकर पूरी ताकत से फिनिक्स के ऊपर थ्रो करता है और फिनिक्स डिफीट हो जाता है। तभी सिस्टम मैसेज आता है, द टेस्ट हैज फिनिश, कांग्रेचुलेशन। हान संग्यून शांत अंदाज में वांग मानो की तरफ देखता है। टेस्ट कंप्लीट होने के बाद हान संग्यून को उसका C रैंक हंटर कार्ड मिल जाता है। अब वो ऑफिशियली हंटर एसोसिएशन का रजिस्टर्ड हंटर बन चुका होता है। इसका मतलब अब वो डंजन एंटर कर सकता है और आइटम्स लीगली भी सेल कर सकता है। जब हान संग्यून वांग मानो के ऑफिस में तो देखता है कि वांग मानो और प्रॉक्सी एग्जामिनर बहस चल रही होती है। तभी प्रॉक्सी एग्जामिनर उठकर हान संग्यून को कांग्रेचुलेट करता है। तब हान संग्यून कामली हांग मानो को कहता है, जब से तुम रिटायर हुए हो तब से तुम्हारा रैंक C ही है ना, तो फिर फेलियर तो तुम ही हुए। ये सुनते ही वांग मानो गुस्से में आता है और हान संग्यून पर अटैक कर देता है, लेकिन हान संग्यून आसानी से अटैक अवॉइड करता है, वांग मानो को न्यूट्रलाइज कर देता है। 2 दिन बाद न्यूज में पूरी दुनिया के सामने रिवील होता है कि टावर ऑफ ट्रायल्स ग्लोबली हंटर्स को समन कर रहे हैं। हान संग्यून सोचता है वो अपने वेपन्स तो ऑलरेडी सेल कर चुका है और अब टावर ऑफ ट्रायल्स में वापस जाने का टाइम आ चुका है। इसके बाद मैं सीधे 5th ट्रायल के वेटिंग रूम में दोबारा टेलीपोर्ट हो जाता। यही मुझे एक इम्पोर्टेंट बात समझ आती है, मैं अपने वेपन्स को अर्थ और टावर दोनों में फ्रीली यूज कर सकता हूँ। मैं रिटर्न स्टोन को सेफली अपनी इन्वेंट्री में स्टोर कर देता हूँ। 5th ट्रायल से पहले मैं थोड़ा वार्म अप करता हूँ और तब एक सिस्टम मैसेज आता है, यू हैव रिसीव्ड द अचीवमेंट द फर्स्ट रिटर्नर, स्किल क्रिएटेड आइज ऑफ द ट्रूथ A रैंक। इस स्किल का इफेक्ट होता है मैजिक पावर यूज करके मैं किसी भी चीज की डिटेल्स देख सकता हूँ और साथ ही किसी इंसान के शब्दों की सच्चाई भी वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं सोचता हूँ इसका मतलब सिर्फ आइटम्स या लोग ही नहीं, बल्कि अगर कोई झूठ बोल रहा हो तो वो भी मैं पकड़ सकता हूँ। ये समझ के मैं खुद को लकी मानता हूँ। उसके बाद मैं एक थंडर स्वॉर्ड C रैंक और एक सीक्रेटिव हंटर शील्ड D रैंक परचेस करता हूँ। स्वॉर्ड का इफेक्ट होता है हर हिट पर 10% चांस होता है पैरालिसिस का। मैं सोचता हूँ ये स्किल आगे काफी काम आने वाली है। बिना टाइम वेस्ट किए मैं 5th ट्रायल में एंटर करता हूँ। तभी सिस्टम अनाउंस करता है, द टाइटल ऑफ दिस ट्रायल इज हंट, पास कंडीशन, डिफीट द वुल्फ पर्सन, बॉस ऑफ द वुल्फ गॉड्स, ट्रायल रिवॉर्ड वुल्फ पर्सन हेडबैंड C रैंक। जैसे ट्रायल शुरू होता है कई सारे वुल्फ मुझ पर अटैक कर देते हैं। मैं उन्हें आसानी से डिफीट करता हूँ और सोचता हूँ ये एनिमीज तो काफी वीक है। तभी और भी बड़े और पावरफुल व्हाइट वुल्फ अपीयर होते हैं, लेकिन वो भी ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं दिखा पाते। इसी बीच सिस्टम मैसेज आता है, स्किल प्रोफिशिएंसी रीच 100%, हंटर डैगर स्किल E रैंक, हंटर डैगर स्किल हैज राइजन टू E+ रैंक, फास्ट रिकवरी स्किल हैज राइजन टू D रैंक। मैं सोचता हूँ मुझे अपनी वेपन स्किल्स और
स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, इसलिए मैं मारे गए सभी वुल्फ्स की स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। इसी में नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 16% तक पहुंच जाती है। मैं नोटिस करता हूँ कि मेरी यूनिट रैंक काफी अच्छी स्पीड से ग्रो हो रही है। शायद मैं जल्दी इसका नेक्स्ट रैंक अनलॉक कर लूँ। आगे बढ़ते हुए मैं देखता हूँ कि काफी सारे वुल्फ पहले डिफीटेड हो पड़े होते हैं। पहले मुझे लगता है ये कोई टेरिटरी फाइट होगी, लेकिन जब मैं ध्यान से देखता हूँ तो मुझे समझ आता है कि ये इंजरीज स्वॉर्ड से की गई है। मैं तुरंत उन स्वॉर्ड ट्रेसेस पर आइज ऑफ द ट्रूथ यूज करता हूँ और तब मुझे शॉक लगता है। ये डैमेज किसी स्किल से नहीं बल्कि प्योर ऑरा से हुआ था। तब मुझे रियलाइज होता है कि इस ट्रायल में अभी भी काफी ऐसी चीजें हैं जिन्हें मैं समझ नहीं पाया हूँ। तभी मुझे कुछ अनयूजुअल प्रेजेंस फील होती है। मैं उस डायरेक्शन में जाता हूँ और एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है। पास कंडीशन मेट, वुल्फ पर्सन हैज डाइड, एनालाइजिंग कॉज, एनालिसिस कंप्लीट, एन इंट्रूडर हैज बीन डिटेक्टेड इन चैलेंजर हान संगिम ट्रायल, न्यू ऑब्जेक्टिव, डिफीट द इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर। मैं शॉक में आ जाता हूँ। इंटरडायमेंशनल इंट्रूडर मतलब टावर ऑफ ट्रायल सिर्फ एक डायमेंशन तक लिमिटेड नहीं है। तभी वो इंट्रूडर मेरी तरफ देखकर बोलता है, तुम अभी तक जिंदा हो, शायद तुम ही इस ट्रायल के ओनर हो। इतनी देर से चुप क्यों हो? डर गए क्या मुझसे? उसी पल मैं एक बात समझ जाता हूँ, ये इंट्रूडर बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ कोई और चैलेंजर मेरे ट्रायल का ऑब्जेक्टिव स्टील कर लेगा। लेकिन एक बात अच्छी थी, सिस्टम ने ट्रायल फेल्ड का मैसेज शो नहीं किया। तभी वो अननोन एनिमी टॉन्ट करता है, इतने डर गए हो क्या जो रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे? चलो फिर मैं एक ही अटैक करता हूँ। ये कहते ही वो सीधा मुझ पर चार्ज कर देता है। मैं तुरंत एक ट्रिक यूज करता हूँ, डिफीटेड वुल्फ को उसके ऊपर थ्रो कर देता हूँ। जैसे वो एक सेकंड के लिए डिस्ट्रैक्ट होता है, मैं उसके पीछे टेलीपोर्ट जैसे मूव करता हूँ और अपनी स्वॉर्ड से फुल फोर्स अटैक करता हूँ। लेकिन शॉकिंगली उसका आर्मर बिल्कुल भी क्रैक नहीं होता। अगले ही पल मैं उसके बने हुए ट्रैप में फंस जाता हूँ। वो तुरंत एक पावरफुल स्वॉर्ड ऑरा रिलीज करता है। बूम, मेरी शील्ड पूरी तरह से टूट जाती है और मुझे हैवी डैमेज लगता है। वो थंडर टोन में बोलता है, अगर कोई और होता तो मेरे स्वॉर्ड ऑरा के बाद 2 टुकड़ों में बढ़ चुका होता। मैं दर्द से लड़ते हुए पूछता हूँ, इंट्रूडर का मतलब क्या होता है? मैंने पहले कभी ये टर्म नहीं सुना। वो बिना इमोशन के बोलता है, तुम्हें ये सब जानने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें यही डिफीट कर दूंगा। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, रुको, कम से कम ये बता दो क्लास इनवर्डिंग क्या होता है। वो हल्का सा मुस्कुराता है, ठीक है, वैसे भी तुम मरने वाले हो। वो एक्सप्लेन करता है, 8 फ्लोर के बाद सिस्टम एक्सपांड होता है। इस प्रोसेस को क्लास इनवर्डिंग कहते हैं। स्टोर से क्लास इनवर्डिंग टिकट खरीद के तुम किसी और चैलेंजर के ट्रायल में इंटरफेयर कर सकते हो। मेरा दिमाग घूम जाता है। मैं तुरंत पूछता हूँ, तुम किसी और डायमेंशन से हो क्या? वो कोई जवाब नहीं देता। इसी बीच मैं सीक्रेटली आइज ऑफ द ट्रूथ एक्टिवेट करता हूँ और मुझे कंफर्म हो जाता है वो जो बोल रहा है बिल्कुल सच है। मैं हल्की सी हंसी के साथ कहता हूँ, तुमने मुझे काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन दे दी, अब मेरी बारी है तुम्हें एक सीक्रेट बताने की। वो कंफ्यूज होता है। मैं बोलता हूँ, मेरे हाथ का पेन मुझे इतना अफेक्ट नहीं करता, मेरी पेन रेजिस्टेंस स्किल ऑलरेडी एक्टिव है। दूसरे शब्दों में मैं कब से एक्ट कर रहा था। उसके सामने ही मैं फास्ट रिकवरी स्किल एक्टिवेट करता हूँ। मेरी इंजरीज विजिबल स्पीड से हील होने लगती है। वो थोड़ा शॉक होकर बोलता है, ओह तो तुम हीलिंग टाइप स्वॉर्ड्समैन हो, लेकिन तुम अपनी फुल स्ट्रेंथ ऑलरेडी यूज कर चुके हो, अब तुम मरोगे। मैं कामली जवाब देता हूँ, प्रॉब्लम ये है मेरी स्ट्रेंथ कभी रुकती ही नहीं। इसी सेकंड में बची हुई सभी वुल्फ स्पिरिट एब्जॉर्ब कर लेता हूँ। फिर असैसिन कैप की स्किल एक्टिवेट करता हूँ। मूवमेंट स्पीड +15 हो जाती है और उसके तुरंत बाद इंस्टेंट एक्सेलरेशन। एनिमी की आंखें वाइडन हो जाती है। एक 5th फ्लोर चैलेंजर के पास इतनी सारी स्किल्स, ये कैसे पॉसिबल है? वो गुस्से में चिल्लाता है, मैं अभी भी 5th फ्लोर पे हूँ, इसलिए मेरी स्टैट्स पे रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है। गुस्से में वो फिर से स्वॉर्ड ऑरा अटैक चार्ज करता है। मैं सोचता हूँ अगर ये अटैक दोबारा हिट हो गया तो ये क्रिटिकल हो जाएगा। उसके अटैक्स डॉज कर सकता हूँ, लेकिन उसके आर्मर को कैसे तोड़ूं? और तभी मुझे एक आइडिया आता है, अगर मैं एक ही वीक स्पॉट पर बार बार अटैक करता हूँ तो मेरी स्वॉर्ड की पैरालिसिस स्किल एक्टिवेट हो सकती है। और जैसे ही मैं अटैक के लिए स्टांस लेता हूँ, जैसे मेरी स्वॉर्ड एनिमी के आर्मर के वीक पॉइंट पे बार बार हिट करती है, तभी मेरी पैरालिसिस स्किल एक्टिवेट हो जाती है। वो इंट्रूडर अचानक वही का वही फ्रीज हो जाता है। मैं रिलीफ में सोचता हूँ, अच्छा हुआ उसके आर्मर पे पैरालिसिस रेजिस्टेंस नहीं था, वरना सिचुएशन काफी डेंजरस हो जाती। तभी वो पैरालाइज स्टेट में भी बोलता है, नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में मैं जीत जाता, लेकिन एक 5th फ्लोर का चैलेंजर के पास इतनी सारी स्किल्स कैसे हो सकती है? मैं कामली जवाब देता हूँ, तुम केयरलेस थे, तुमने अपनी स्किल्स और आर्मर पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लिया। और उसी मोमेंट में उसे फाइनल स्ट्राइक कर देता हूँ। एनिमी गिर चुका होता है और मुझे रियलाइज होता है अब मैं धीरे धीरे नम होते जा रहा हूँ। जब बात किसी को डिफीट करने की आती है तभी एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 5th फ्लोर ऑफ टावर ऑफ ट्रायल्स। मैं एनिमी केड एड्रैक्स की स्पिरिट एब्जॉर्ब करता हूँ। मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 15% से और इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक चीज मुझे डिस्टर्ब करती है, उसकी स्पिरिट बहुत जल्दी डिसिपेट हो रही होती है। मैं सोचता हूँ अगर कोई किसी और डायमेंशन में मरता है तो क्या उसकी स्पिरिट जल्दी डिसेबल हो जाती है? तभी सिस्टम फिर से रिएक्ट करता है, द डिफिकल्टी ऑफ दिस ट्रायल इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रिवॉर्ड्स, ऑल रिवॉर्ड्स विल बी मॉडिफाइड। और अगला मैसेज मुझे शॉक कर देता है, यू हैव ऑब्टेन्ड द स्किल थ्रिल
लैसिरेशन A रैंक, यू ऑब्टेन्ड 11,000 पॉइंट्स एज अ कंप्लीशन रिवॉर्ड्स। मैं खुद से कहता हूँ C- रैंक रिवॉर्ड को A- रैंक से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब वो इंटरडिमेंशनल इंट्रूडर नॉर्मली बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसके बाद मैं 6th फ्लोर के वेटिंग लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। मेरी सारी इंजरीज इंस्टेंटली हील हो जाती है और लीडर बोर्ड में मेरी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है। मैं अपने 5 क्वेश्चन वाउचर्स में से एक यूज करता हूँ और पूछता हूँ फ्लोर इन्वेजन क्या होता है, और अगर इन्वेजन होता है तो क्या मुझे अलर्ट मिलेगा। सिस्टम का रिप्लाई आता है, फ्लोर इन्वेजन एक सिस्टम है जिसमें कोई चैलेंजर दूसरे चैलेंजर के ट्रायल में इन्वेड कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ टॉप 10 क्लासेस के लिए अवेलेबल होता है। स्पेशल ट्रायल्स जैसे कंबाइंड ट्रायल्स में इन्वेजन पॉसिबल नहीं है, और ज्यादा डिटेल्स 8th फ्लोर के बाद अवेलेबल होंगी। मैं अर्थ से लाई हुई रिस्टोरेशन बॉक्स से अपनी स्टील रिपेयर करता हूँ और एक क्लीनिंग स्टोन यूज करता हूँ। स्टोन यूज करते ही मुझे एकदम रिफ्रेश फील होता है। अभी 1 आवर 12 मिनट्स बचे होते हैं 6th फ्लोर ट्रायल के लिए, तो मैं लीडर बोर्ड चेक करता हूँ और जो मैं देखता हूँ उससे मैं शॉक हो जाता हूँ। मैं 3rd रैंक पे हूँ। पिछले ट्रायल में मैं 16 पोजीशन पे था। इतना बड़ा जंप सिर्फ एक ट्रायल में। कम्युनिटी चैट में जाता हूँ, वहाँ सब साइकोलॉजिकल स्किल्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, और तभी मैं 6th ट्रायल में एंटर करता हूँ। सिस्टम अनाउंस करता है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ट्रायल इज कॉन्करिंग, टाइम लिमिट 50 मिनट्स, पास कंडीशन कैप्चर एनी 1 टाइल, ट्रायल रिवॉर्ड रैंडमली पिक्ड B रैंक बॉक्स। मैं अपने टीममेट का वेट कर रहा होता हूँ और तभी मेरा ही टीममेट मुझ पे स्पीयर फेंक देता है। वो हंसी के साथ बोलता है किसी को मारना ही स्किल ऑब्टेन करने का सबसे इजी तरीका है। मैं अपने आसपास देखता हूँ और जो नजारा होता है वो हॉरिफाइंग होता है। हर जगह कॉम्पिटिटर्स अपने ही टीममेट्स को मार रहे होते हैं। ये ट्रायल अब सिर्फ सर्वाइवल का नहीं रहा, ये एक मैसाकर बन चुका है। वो सब बताने के बाद वो बंदा स्नीकीली मुझ पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अटैक कंप्लीट होने से पहले ही मैं उसे डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम में से आता है यू हैव ऑब्टेन द टाइटल ट्रेटर, स्ट्रेंथ +1। मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो जाता हूँ और खुद से कहता हूँ मैं खुद से किसी चैलेंजर को मारने नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर कोई मुझ पे अटैक करेगा तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद मैं एक वाटर टाइप मेज पे अटैक करता हूँ और उसकी टाइल पे कब्जा कर लेता हूँ। ये देखकर बाकी सब कॉम्पिटिटर्स में पैनिक फैल जाता है। वो सोचने लगते हैं ये बंदा रैंकर है, और डर के मारे कोई भी मेरे टाइल कॉन्कर करने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है इफ एनी अदर चैलेंजर प्लेसेस इवन अ फुट ऑन योर टाइल द कैप्चरिंग प्रोसेस विल बी एट होल्ड, और काउंटडाउन स्टार्ट होता है 10 मिनट्स का। मैं वेट करते हुए सोचता हूँ 6th फ्लोर का ट्रायल ने मुझे एक चीज क्लियर कर दी है, लो रैंकिंग चैलेंजर्स एक दूसरे पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते, और अगर मैं किसी को स्पेयर भी कर दूं तो वो किसी और टाइल पे जाके किसी और को मार देगा। इस सिस्टम में कोई भी क्लीन नहीं रह सकता। तभी एक और अलर्ट आता है समवन इज इन्वेडिंग योर टाइल, कैप्चरिंग प्रोसेस हैज बीन हॉल्टेड। मैं सामने देखता हूँ 4 लोगों की एक पार्टी होती है। उनके चेहरे से ही लग रहा होता है ये अचीवमेंट्स के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनमें से 2 मेंबर सीधा मुझ पे डैश करते हैं और उनके पीछे खड़ा एक मेज मुझ पे एक स्किल एक्टिवेट करता है, हार्ट सॉलिडेरिटी। उस स्किल का इफेक्ट सुनते ही मेरी सिचुएशन और खराब हो जाती है। जो भी पेन उसके टीममेट को होगा वो पेन मुझे भी फील होगा, और नेक्स्ट मोमेंट वो मेज खुद को स्ट्राइक करता है। पेन मुझे भी हिट करता है। तभी उनमें से एक और मेंबर मुझ पे सी वाटर थ्रो कर देता है और सिस्टम इमीडिएटली रिएक्ट करता है। स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना हैज बीन डिक्रीज्ड बाय 10, ड्यूरेशन फॉर 3 मिनट्स। मैं अपने आप से कहता हूँ ये सब कुछ एक साथ, अगर यहाँ कोई नॉर्मल चैलेंजर होता वो ऑलरेडी मर चुका होता। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोलता हूँ तुम्हारा प्लान बिल्कुल सही था, लेकिन तुमसे एक लिथल मिस्टेक हो गई, तुमने रॉन्ग ओपोनेंट चूज कर लिया। तभी सिस्टम मैसेज पॉप होता है अचीवमेंट अनलॉक, 1 हिट किलर, न्यू स्किल ऑब्टेन्ड, कंटेम्प्ट फॉर द वीक, F रैंक। मैं स्किल का इफेक्ट पढ़ता हूँ। अगर ओपोनेंट के स्टैट्स मुझसे कम होंगे तो मेरी स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती रहेगी डिफरेंस के अकॉर्डिंग। जैसे ही उनका एक मेंबर मुझ पर अटैक करता है मेरी कंटेम्प्ट फॉर द वीक स्किल एक्टिवेट हो जाती है। मेरी स्ट्रेंथ स्पाइक करती है और मैं उसे एक ही हिट में डिफीट कर देता हूँ। अब बचते हैं सिर्फ 2 मेंबर्स। तभी उनमें से एक अपनी ही टीममेट को डैमेज करता है और हार्ट सॉलिडेरिटी के इफेक्ट से वो पेन मुझे भी हिट होता है। मेरी बॉडी स्टैगर होती है, लेकिन उसी मोमेंट मुझे समझ आ जाता है बचने का सिर्फ एक ही चांस है, कास्टर को खत्म करना होगा। मैं बिना सोचे अपनी स्वॉर्ड डायरेक्ट कास्टर की तरफ फेंकता हूँ। नेक्स्ट सेकंड डायरेक्ट हिट, हार्ट सॉलिडेरिटी कैंसल। कास्टर वही कोलैप्स हो जाता है और वही मौका देखकर उस टीम का लास्ट मेंबर मुझ पे फुल पावर अटैक लॉन्च करता है। मैं अपनी सारी स्ट्रेंथ इकट्ठी करता हूँ और उसे भी डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम लगातार मैसेज भेजने लगता है अचीवमेंट्स अनलॉक, कोल्ड ब्लडेड क्लाइंबर, 15,000 पॉइंट्स अवॉर्डेड। उसी मोमेंट मैं फाइनली टाइल ऑक्यूपाई कर लेता हूँ और एक फाइनल सिस्टम मैसेज आता है कांग्रेचुलेशन फॉर क्लियरिंग द 6th फ्लोर ऑफ द टावर ऑफ ट्रायल्स, रैंडम बॉक्स B रैंक हैज बीन सेंट टू योर इन्वेंटरी, 8,000 पॉइंट्स अवॉर्डेड। मैं 7th फ्लोर के वेटिंग लॉबी में एंटर करता हूँ और एंटर होते ही 6th ट्रायल में मारे गए सभी चैलेंजर्स की स्पिरिट्स एब्जॉर्ब करता हूँ। तभी एक हैवी सिस्टम नोटिफिकेशन आता है योर प्रोफिशिएंसी ऑफ नेक्रोमेंसी हैज रीच्ड 100%, नेक्रोमेंसी हैज इंक्रीज्ड बाय 1 रैंक, न्यू रैंक नेक्रोमेंसी D रैंक। लॉबी में एंटर करते ही एक अचीवमेंट लिस्ट क्रिएट होती है
और मैं पहली बार अपनी सारी अर्नड अचीवमेंट्स एक साथ देख पाता हूँ। उसके बाद मैं इन्वेंटरी ओपन करता हूँ। ट्रायल रिवॉर्ड रैंडम बॉक्स बी रैंक। मैं बॉक्स ओपन करता हूँ और सरप्राइजिंगली उसमें से एक छोटा सा क्यूट डेमन या शायद गॉब्लिन अपीयर होता है। जैसे ही मैं उस छोटे से क्रिएचर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता हूँ, वो तेजी से मुझे डॉज करता है। काफी स्ट्रगल के बाद मैं फाइनली उसे पकड़ लेता हूँ और तभी वो मेरे हाथ पर काट लेता है। अब मैं सीरियस हो जाता हूँ। मैं अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करता हूँ और एक सॉलिड पंच के साथ उसे क्रिटिकल हिट देता हूँ। वो वही कोलैप्स हो जाता है। तभी एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, यू हैव ऑब्टेन्ड द हाईएस्ट पॉसिबल ग्रेड आइटम फ्रॉम द बॉक्स। मुझे जो आइटम मिलता है वो होता है व्रॉट आयरन पेंडेंट बी रैंक। इफेक्ट्स मेटल और ब्लेड रिलेटेड स्किल्स 7% ज्यादा इफेक्टिव। माना पॉर करते ही स्टील्स ब्लेसिंग एक्टिवेट होती है। कोई कूलडाउन नहीं है, लेकिन माना कंटिन्यूसली कंज्यूम होता रहेगा। मैं तुरंत स्टील्स ब्लेसिंग एक्टिवेट करता हूँ और रियलाइज करता हूँ कि मैं अब टोटल डैमेज का 10% एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। मतलब डिफेंस भी इंक्रीज हो गया, अटैक एफिशिएंसी भी बूस्ट। लेकिन कुछ ही देर में मेरी माना कंप्लीटली एग्जॉस्ट हो जाती है। उसी मोमेंट एक और सिस्टम मैसेज आता है, डू यू विश टू चैलेंज द 7th फ्लोर ट्रायल। मैं तुरंत 7th फ्लोर कम्युनिटी चैट ओपन करता हूँ और वहाँ सब एक ही बात रिपीट कर रहे होते हैं, अब कोई कूलडाउन नहीं है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं अपनी नेक्रोमेंसी डी रैंक के इफेक्ट चेक करता हूँ और वहाँ एक नया एडिशनल इफेक्ट ऐड हो चुका होता है, बाय कंज्यूमिंग एब्जॉर्ब सोल्स यू कैन टेम्परेली प्रोटेक्ट योर बॉडी। ये देखकर मुझे समझ आता है नेक्रोमेंसी सिर्फ अटैक के लिए नहीं, अब सर्वाइवल के लिए भी काम आने वाली है। मैं बिना किसी हेजिटेशन के 7th फ्लोर के ट्रायल में एंटर करता हूँ। सिस्टम ट्रायल डिटेल्स अनाउंस करता है, ट्रायल ऑब्जेक्टिव टू प्रूव योरसेल्फ, टाइम रिमेनिंग 40 मिनट्स, पास कंडीशंस गिवन टाइम के अंदर 3 ट्रायल्स कंप्लीट करने होंगे। रिवॉर्ड स्किल विंड ग्रेस ए रैंक, फर्स्ट ट्रायल ओवरकम योर फियर। और तभी मैं अचानक टेलीपोर्ट हो जाता हूँ बिल्कुल वही जगह जहाँ मेरा पहला ट्यूटोरियल ट्रायल हुआ था। मेरे सामने एक सैंड गोलम अपीयर होता है, लेकिन ये पहले जैसा नहीं था। ये गोलम पहले से लगभग 3 गुना बड़ा होता है। मुझे तुरंत समझ आता है ये ट्रायल मुझे याद दिलाना चाहता है कि मैं कहाँ से शुरू हुआ था और अब कहाँ खड़ा हूँ। तभी सैंड गोलम मुझ पे अचानक अटैक करता है। उस पर मुझे समझ आ जाता है अब मुझे अपना 100% देना होगा। मैं तेजी से मूव करता हूँ, उसके हाथ पर स्लैश करता हूँ और एक पावरफुल जंप के साथ सीधा उसके हेड के ऊपर पहुंच जाता हूँ। लेकिन वहां जाकर मैं शॉक हो जाता हूँ। गोलम का कोर मुझे कहीं भी नजर नहीं आता। मैं सोचता हूँ शायद इसने अपना कोर रिलोकेट कर दिया है। इसी बीच सैंड गोलम मुझे अपनी दोनों हाथों में पकड़ लेता है। मैं बिल्कुल पैनिक नहीं करता। मैं इजीली उसके हाथ को स्लाइस करता हूँ और उसकी पूरी बॉडी पर स्वॉर अटैक्स करता हूँ, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तब मुझे क्लियरली समझ आता है ऐसे अटैक से ये नहीं गिरने वाला। मुझे जल्दी से इसका कोड ढूंढना होगा। मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्किल एक्टिवेट करता हूँ, ट्रिपल लैसिरेशन। मैं एक के बाद एक कंटिन्यूस स्लैशेस करना शुरू करता हूँ और तभी मैं एक इम्पोर्टेंट चीज नोटिस करता हूँ, सैंड गोलेम धीरे धीरे छोटा होते जा रहा है। उसी मोमेंट मुझे रियलाइजेशन होता है ये गोलेम एनवायरमेंट की सैंड को इंडिफिनिटली रिसोर्स के रूप में यूज नहीं कर सकता। जैसे जैसे मैं उसे कट करते जाता हूँ उसका साइज रिड्यूस होने लगता है। मैं अपने अटैक्स और तेज करता हूँ और कुछ ही सेकंड्स में मुझे उसका कोर उसके बैक साइड पर दिख जाता है। मैं बिना हेजिटेशन के सीधे कोर पर स्ट्राइक करता हूँ। कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उसी मोमेंट एक सिस्टम मैसेज पॉप होता है, यू हैव प्रूवन दैट यू कैन ओवरकम योर फियर, द फर्स्ट ट्रायल हैज बीन कंक्लूडेड। जैसे ही मैं सैंड गोलेम की सोल एब्जॉर्ब करने जाता हूँ, अचानक सिस्टम का टेलीपोर्ट एक्टिवेट हो जाता है। सोल एक्सट्रैक्शन फेल हो जाती है। सिस्टम मैसेज, सेकंड ट्रायल हैज बिगन, ऑब्जेक्टिव प्रूव दैट यू हैव ओवरकम योर ओन विजडम। सेकंड ट्रायल होती है विजडम टेस्ट। मैं आँख खोलता हूँ और खुद को फिर से ऑर्क विलेज के बीच पाता हूँ। ये वही जगह है जहाँ मैंने पहले 2nd फ्लोर का ट्रायल क्लियर किया था। तब मुझे एक बात समझ आ जाती है, 7th फ्लोर का ये ट्रायल मेरे पास के सभी ट्रायल्स को मटेरियलाइज कर रहा है, लेकिन इस बार सिचुएशन अलग है। विलेज ऑलरेडी डिस्ट्रॉयड है और जो बचे हुए ऑर्क्स है वो मुझे देखते ही बरसक मोड में चले जाते हैं। वो बिना सोचे समझे मुझ पर टूट पड़ते हैं। इस बार मैं हेजिटेट नहीं करता। मैं तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन 3 लैसिरेशन एक्टिवेट करता हूँ। तेज मूवमेंट, मल्टीपल स्लैशेस और कुछ ही सेकंड्स में सारे ऑक्स डिफीट हो जाते हैं। तभी सिस्टम मैसेज, सेकंड ट्रायल कंप्लीटेड। पर मैं यही नहीं रुकता। मुझे पता है टेलीपोर्ट होने से पहले जितनी सोल्स कलेक्ट कर सकता हूँ उतनी करनी होगी। मैं जल्दी जल्दी सोल एक्सट्रैक्शन करता हूँ। टेलीपोर्ट के मोमेंट तक 19 आउट ऑफ 30 सोल सक्सेसफुली स्टोर हो जाती है। रिजल्ट, हंटर डैगर स्किल अपग्रेडेड, इंस्टेंट एक्सेलरेशन अपग्रेडेड। और बिना किसी ब्रेक के थर्ड ट्रायल बिगिंस। सिस्टम मैसेज, थर्ड ट्रायल हैज बिगन, ऑब्जेक्टिव प्रूव दैट यू हैव ओवरकम योर हेजिटेशन। मैं सोचता हूँ शायद अब 3rd फ्लोर का डॉपलगैंगर ट्रायल आएगा, लेकिन मैं आँख खोलता हूँ और शॉक हो जाता हूँ। मैं खड़ा हूँ 6th फ्लोर के कैप्चर द टाइल ट्रायल में। ये वही ट्रायल है जहाँ बिट्रेयल, फियर और हेजिटेशन सबसे ज्यादा थी। मैं तुरंत हेल्थ पोशन यूज करता हूँ और अपनी HP फुल करता हूँ।
अगले ही मोमेंट मेरे आसपास के टाइल्स हवा में उड़ जाते हैं और सी वाटर हर डायरेक्शन से फ्लो करने लगता है। तब मुझे समझ आता है मुझे रेड टाइल कैप्चर करनी होगी, और वो भी बिना सी वाटर टच किए। मैं बिना रुके टाइल से जंप करता हूँ, पर तभी नीचे से एक टाइल पानी का प्रेशर से हिल जाती है और मैं सी वाटर को टच कर लेता हूँ। जैसे भी सी वाटर को टच करता हूँ तभी स्ट्रेंथ, एजिलिटी एंड स्टेमिना सब -10 हो जाते हैं, और वो भी फॉर 3 मिनट्स। ये वही नाइटमेयर है जो 6th फ्लोर में ऑलमोस्ट मुझे तोड़ चुका था, लेकिन इस बार मैं रुका नहीं। मैं तुरंत इंस्टेंट एक्सेलरेशन एक्टिवेट करता हूँ और पूरी स्पीड से रेड टाइल की तरफ डैश करता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पहुंच जाता हूँ तभी सी वाटर पीछे से घूमता हुआ एक स्पिनिंग टॉर्नेडो बन जाता है और सीधा मुझे टारगेट करता है। जैसे ही सी वाटर टॉर्नेडो मुझसे टकराता है, उसी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मेरे व्रॉट आयरन पेंडेंट का एक्सक्लूसिव इफेक्ट एक्टिवेट हो जाता है। पेंडेंट इफेक्ट एक्टिवेटेड, प्रोटेक्शन, 10% फिजिकल डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है। पर जैसे वो डैमेज एब्जॉर्ब होता है, एक और हंटर की सोल तुरंत डिस्ट्रॉय हो जाती है। मैं खुद से सोचता हूँ शॉक तो मुझे लगा, लेकिन पेंडेंट और शील्ड ने मुझे बचा लिया। मेरे पास अब टाइम ऑलमोस्ट 0 है, सिर्फ लास्ट 2 सेकंड बचे होते हैं। मैं बिना सोचे असैसिन केप की एबिलिटी एक्टिवेट करता हूँ और पूरी स्पीड से रेड टाइल की तरफ डैश करता हूँ। नीचे से वाटर इन्फ्यूज टॉर्नेडो मुझे जोर से हवा में उछाल देता है। मैं एयर में स्पिन करता हूँ और सीधा रेड टाइल के ऊपर गिरता हूँ। लैंडिंग के इम्पैक्ट से मुझे डैमेज होने वाला होता है, लेकिन उस डैमेज को निगेट करने के लिए और 2-3 और हंटर की सोल डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब मेरे पास बची होती है 12 आउट ऑफ 30 सोल्स। सिस्टम मैसेज, यू हैव प्रूवन दैट यू हैव ओवरकम योर हेजिटेशन, थर्ड ट्रायल कंप्लीटेड। और अगले ही सेकंड सिस्टम मैसेज, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 7th फ्लोर ऑफ द टावर ऑफ ट्रायल्स। रिवॉर्ड्स, स्किल ऑब्टेन्ड विंड्स ग्रेस A रैंक, पॉइंट्स ऑब्टेन्ड 15,000, आइटम ऑब्टेन्ड फास्ट बूट C रैंक। जैसे ही रिवॉर्ड्स प्रोसेस होते हैं, मैं 8th फ्लोर के लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ और तभी सिस्टम एक्सपांशन शुरू हो जाता है। न्यू सिस्टम्स अनलॉक्ड, किल शॉप, ट्रायल जंक्शन, परमानेंट रिटर्न ऑप्शन। अब मैं अर्थ परमानेंटली वापस जा सकता हूँ। फ्लोर इन्वेजन एनेबल्ड। टावर अब पहले जैसा नहीं रहा, ये एक मल्टी डिमेंशनल बैटलफील्ड बन चुका है। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है, यू आर अ चैलेंजर दैट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ पियोनियर इन ऑल फ्लोर्स, प्लीज सिलेक्ट योर हालो। मेरे सामने 3 हालोज अपीयर होते हैं, रूलर, हंटर, मॉन्क। जिस चैलेंजर के पास हालो होता है उसे और ज्यादा पावरफुल ट्रेड्स और स्किल्स मिलती है। मैं तीनों हालोस की डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ और मुझे सबसे कंपैटिबल रूलर हालो लगता है। रूलर हालो का इफेक्ट ये होता है कि मुझे एक यूनिट ट्रेड मिलता है, स्किल सिंथेसाइजेशन, और ये हालो मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से इवॉल्व भी करेगा। मैं रूलर हालो सिलेक्ट कर लेता हूँ। रूलर के अंदर भी 3 पाथ्स होते हैं, समनर, मैजिक स्वॉर्ड्समैन और क्रिएटर। मैं बिना हेजिटेशन के समनर पाथ चूज करता हूँ। तभी मुझे मेरा यूनिट ट्रेड एक्टिवेट होता है, स्किल सिंथेसाइजेशन। इस ट्रेड का इफेक्ट ये होता है कि मैं किसी भी 2 स्किल्स को कंबाइन कर सकता हूँ और जिस स्किल का रैंक ज्यादा होगा वही सिंथेसिस का कोर बनेगा। ये सुन के मैं तुरंत अपनी 2 स्किल्स सिलेक्ट करता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ द वीक F रैंक एंड कॉम्बैट कंटिन्यूएशन F रैंक, और दोनों को कंबाइन कर देता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज आता है, स्किल सिंथेसाइजेशन इन प्रोग्रेस, और एक नई स्किल क्रिएट होने लगती है। जैसे ही स्किल सिंथेसाइजेशन कंप्लीट होती है, सिस्टम मैसेज आता है, न्यू स्किल हैज बीन क्रिएटेड, फोर्सफुल ब्रेक थ्रू D रैंक। ये देख के मैं बहुत खुश हो जाता हूँ क्योंकि पहले ही सिंथेसिस में मुझे डायरेक्ट D रैंक स्किल मिल जाती है। कॉन्फिडेंस आते ही मैं और स्किल्स कंबाइन करने का ट्राई करता हूँ। मैं रेंजर्स नॉलेज F रैंक और फायर रेजिस्टेंस F रैंक को सिंथेसाइज करता हूँ, लेकिन इस बार सिस्टम मुझे जो स्किल देता है वो होती है स्ट्रेंथ एंड आइज E रैंक। मैं थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ क्योंकि दोनों स्किल्स F रैंक की थी और फिर भी सिर्फ E रैंक तक ही अपग्रेड हुई। तब मुझे समझ आता है सिर्फ रैंक इंपॉर्टेंट नहीं होता, स्किल्स की कंपैटिबिलिटी सबसे ज्यादा मैटर करती है। जो स्किल्स एक दूसरे के नेचर से मैच करती है वो ज्यादा एफिशिएंटली कंबाइन होती है। उसके बाद मैं अपनी न्यूली ऑब्टेन्ड स्किल विंड्स ग्रेस A रैंक के इफेक्ट चेक करता हूँ। इस स्किल का इफेक्ट होता है मैं अपनी स्पीड 10% से इंक्रीज कर सकता हूँ, लेकिन मुझे स्किल का नाम बोलना होता है। ये इफेक्ट मैक्सिमम 7 स्टैक्स तक स्टैक हो सकता है, मतलब थ्योरेटिकली मैं अपनी स्पीड को 70% तक बूस्ट कर सकता हूँ, लेकिन जैसे ही मैक्सिमम स्टैक्स रीच होती है स्किल को 1 दिन का कूलडाउन मिल जाता है। मैं सोचता हूँ ये स्किल बैटल के क्रिटिकल मोमेंट्स में गेम चेंजर हो सकती है। उसके बाद मैं स्किल शॉप ओपन करता हूँ और मैजिक रिलेटेड स्किल सर्च करता हूँ। वहाँ से मैं परचेस करता हूँ मैजिक सर्किट D रैंक और मैजिक रेजिस्टेंस D रैंक। जैसे ही मैं मैजिक सर्किट परचेस करता हूँ मेरी बॉडी के अंदर मैजिकल सर्किट एंग्रेव हो जाती है। मैं फील कर पाता हूँ कि अब मेरी बॉडी मैजिक को पहले से काफी ज्यादा बेटर हैंडल कर सकती है। सब प्रिपरेशंस के बाद मैं अपना रिटर्न स्टोन यूज करता हूँ और फिर से अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। अर्थ पे आते ही मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए एक E रैंक हंटर के साथ पार्टी फॉर्म करता हूँ और इसी के साथ नेक्स्ट फेज ऑफ द स्टोरी स्टार्ट होती है। मैं उस E रैंक हंटर से कहता हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट देखकर लगता नहीं कि कोई और पार्टी ज्वाइन करेगी, इसलिए हम
डिसाइड करते हैं कि सिर्फ हम दोनों ही डंजन एंटर करेंगे। डंजन के अंदर जाते ही मैं नोटिस करता हूँ कि मेरा पार्टनर थोड़ा नर्वस लग रहा है। वो मुझसे पूछता है, ये तुम्हारा फर्स्ट डंजन ही है ना? मैं हाँ बोल देता हूँ, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल्स के ट्रायल्स एक्चुअल डंजन काउंट नहीं होते। उसके बाद वो इरेक हंटर कहता है कि उसे डंजन्स का ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो क्या वो लीड ले सकता है। ये सुनकर मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मैं खुद लीड लेना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं उस पर ट्रस्ट करके हाँ बोल देता हूँ। हम थोड़ा आगे बढ़ते ही एक लिजर्ड मैन हमारे सामने आ जाता है। मेरा पार्टनर उसे देखकर क्लियरली शॉक हो जाता है, लेकिन क्योंकि उसने लीड ली है मैं उसे फाइट करने देता हूँ। लेकिन जो होता है वो मुझे खुद शॉक कर देता है। मेरा पार्टनर और लिजर्ड मैन दोनों बस एक दूसरे को स्टेयर करते रहते हैं, कोई अटैक नहीं करता। टाइम वेस्ट होते देख मैं खुद आगे बढ़ता हूँ और एक ही स्ट्राइक में लिजर्ड मैन को डिफीट कर देता हूँ। मैं इरेक हंटर से कहता हूँ कि सॉरी मैंने इंटरफेयर कर दिया, लेकिन मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, और उसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो समझने की कोशिश करे। उसके बाद मैं क्लियरली बोल देता हूँ कि अब मैं लीड करूंगा। आगे बढ़ते हुए मैं एक के बाद एक सभी लिजर्ड मैन को डिफीट करता हूँ। हर किल के साथ मैं उसकी स्पिरिट्स एब्जॉर्ब करता हूँ, जिससे मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज होती रहती है। ज्यादा देर नहीं लगती और हम दोनों बॉस गेट के सामने पहुंच जाते हैं। जैसे ही हम गेट के अंदर एंटर करते हैं मुझे सामने दिखता है लिजर्ड किंग, लेकिन मैं कुछ रिएक्ट करता उससे पहले ही लिजर्ड किंग मुझ पर अटैक कर देता है। लिजर्ड किंग की स्पीड काफी ज्यादा होती है, लेकिन मैं उसके पीछे जाकर अटैक करने की कोशिश करता हूँ। तभी वो काउंटर अटैक में अपनी टेल से मुझे दूर फेंक देता है। मैं तुरंत खड़ा होता हूँ और कहता हूँ यस, कम से कम एक बॉस फाइट इतनी डिफिकल्ट तो होनी चाहिए। उसके बाद लिजर्ड किंग एक डिबफ स्किल यूज करता है, जिससे मेरी मूवमेंट 25% स्लो हो जाती है, लेकिन उसी मूवमेंट मेरी फोर्सफुल ब्रेक थ्रू स्किल एक्टिवेट हो जाती है और उसकी स्किल मुझ पर काम ही नहीं करती। ये देखकर लिजर्ड किंग शॉक हो जाता है। वो नोटिस करता है कि मेरी जगह उसका स्किल मेरे पार्टनर पर इफेक्ट हो गया है और वो सीधा उस पर अटैक करने लगता है। तभी मैं तुरंत समन द डेड स्किल एक्टिवेट करता हूँ, जिससे 3 स्केलेटन समन हो जाते हैं। लिजर्ड किंग उन्हें एक ही बार में डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन मुझे मिल जाता है वो छोटा सा ओपनिंग मूवमेंट। मैं इंस्टेंटली अपनी स्किल विंड्स ग्रेस एक्टिवेट करता हूँ और अपनी स्किल 60% तक इंक्रीज कर लेता हूँ। स्पीड बूस्ट मिलते ही मैं उस पर कंटिन्यूस अटैक करता हूँ और लिजर्ड किंग को डिफीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं लिजर्ड किंग की सोल एब्जॉर्ब करता हूँ मेरी स्टैट्स एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाती है। उसी मोमेंट मेरी एक और स्किल एक्टिवेट होती है, स्पिरिचुअल आइज डी रैंक। इस स्किल की वजह से अब मैं अपने अपोनेंट्स के इनविजिबल अटैक्स भी परसीव कर सकता हूँ। बॉस डिफीट होते ही मैं अपने पार्टनर के साथ डंजन से बाहर आ जाता हूँ। बाहर निकलते ही मेरे सामने हंटर एसोसिएशन का टीम लीडर शिन वुजिन आता है और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। तभी मेरा पार्टनर उससे पूछता है, क्या तुम इस गेट की ओनरशिप परचेस करने आए हो? वो कामली रिप्लाई करता है, हाँ। इस पर मेरा पार्टनर कहता है कि एक्चुअली ये पूरी रेड हांग संग्युन ने कंप्लीट की है। उसके बाद मैं शिन वुजिन से पूछता हूँ, तुम ये गेट ओनरशिप कितने में परचेस करोगे? वो बिना सोचे रिप्लाई करता है 1.2 बिलियन वोन। ये सुनकर मैं शॉक हो जाता हूँ और उसी वक्त वो किसी को मैसेज भेजने लगता है। तभी हमें ली हायन दिखाई देती है, जो मुझे पहले इंटीग्रेटेड ट्रायल में मिली थी। अब वो टावर ऑफ ट्रायल्स की चैलेंजेस की टीम लीडर बन चुकी होती है। जो मैसेज शिन वुजिन ने भेजा था वो एक्चुअली ली हायन को ही गया होता है और वो मुझे मिलने के लिए बुला लेती है। डंजन सेल करने के बाद मेरे अकाउंट में ऑलमोस्ट 1.3 बिलियन वोन होते हैं। मैं खुद भी थोड़ा शॉक्ड होता हूँ, क्योंकि मैंने जिंदगी में पहली बार इतने पैसे एक साथ देखे होते हैं। थोड़ी देर बाद ली हायन भागते हुए मेरे पास आती है और गुस्से में बोलती है, तुमने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई तक नहीं दिया। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं कामली बोलता हूँ कि मुझे उससे मिलना ही था, क्योंकि मुझे उससे एक फेवर चाहिए। वो मुझसे पूछती है, क्या तुमने टावर क्लाइंब करना स्टॉप कर दिया? मैं जवाब देता हूँ, नहीं, लेकिन मुझे एक ऐसी गिल्ड चाहिए जो मुझे मेरी मर्जी से टावर जाने दे और साथ ही डंजन्स रेड करने की फ्रीडम भी दे। फिर मैं अपनी कंडीशंस रखता हूँ। गिल्ड मुझे समन करे, लेकिन मुझे समन रिजेक्ट करने का राइट हो। गिल्ड मेरे काम में इंटरफेयर नहीं करेगी और मैं गिल्ड के डंजन जब चाहूँ यूज कर सकता हूँ। मैं पूछता हूँ, क्या ऐसी कोई गिल्ड मुझे मिल सकती है? ली हायन थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, तुम्हारी सारी कंडीशंस इम्पॉसिबल है। वो समझाती है कि गिल्ड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो उन्हें मुझसे कुछ भी रिटर्न नहीं मिलेगा। तभी वो मेरा हाथ पकड़ती है और सीधा बोलती है, व्हाइट सिल्वर गिल्ड ज्वाइन कर लो। वो कहती है, मैं इन सारी इम्पॉसिबल कंडीशंस को पॉसिबल बना दूंगी, लेकिन वो एक कंडीशन रखती है, तुम्हें एक सी रैंक डंजन अकेला क्लियर करना होगा, क्योंकि उसके सुपीरियर्स तभी मानेंगे जब मैं कम से कम उतना कैपेबल प्रूव करूंगा। मैं बिना हेजिटेशन के बोलता हूँ, ठीक है, सी रैंक डंजन प्रिपेयर करो। ली हायन रिप्लाई करती है, सारी प्रिपरेशंस ऑलरेडी कंप्लीट है, बस मुझे बताना जब तुम रेडी हो। मैं कहता हूँ अभी, और हम तुरंत डंजन के अंदर एंटर कर जाते हैं। डंजन एक ओपन फील्ड जैसा होता है। मैं ली हायन से कहता हूँ, अगर तुम किसी डेंजर में फंस जाओ तो तुरंत सिग्नल देना। वो कॉन्फिडेंट टोन में बोलती है, डोंट वरी। वो बताती है कि उसके पास एक ए रैंक आर्टिफैक्ट है जिसमें शील्ड प्रोटेक्शन और स्टेल्थ स्किल दोनों भी है। वो मुझसे काफी डिस्टेंस पे रुकती है ताकि ऐसा न लगे कि डंजन क्लियर करने में उसने मेरी हेल्प की हो। तभी मैं अपनी नई स्किल स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट करता हूँ, जो मुझे लिजर्ड किंग से मिली थी। एक्टिवेट होते ही मुझे फील्ड के अंदर स्नीकीली मूव करते हुए 3 एनिमीज दिख जाते हैं।
है और बिना वार्निंग वो मुझ पर अटैक कर लेते हैं। दूर से ली हन चिल्लाती है, बी केयरफुल, ये एक इरेगुलर डंजन है, यहाँ डेडली पॉइजनस डेमंस है। लेकिन उसके बोलने से पहले ही मैं उन तीनों एनिमीज को इंस्टेंटली डिफीट कर देता हूँ। मैं अपने आसपास के सारे एनिमीज को डिफीट कर देता हूँ और कामली बोलता हूँ, ली हायन, मैंने यहाँ के सारे एनिमीज क्लियर कर दिए, तुम अब आ सकती हो। ये सुनकर ली हायन शॉक में चली जाती है। रीजन ये होता है कि मैंने पूरा बॉस रूम क्लियर कर दिया होता है, वो भी 1 घंटे के अंदर और बिल्कुल अकेले। डेडली पॉइजनस डीमंस नॉर्मली इतने पावरफुल होते हैं कि उन्हें डिफीट करने के लिए एक फुल पार्टी की जरूरत पड़ती है। ली हायन अपने मन में सोचती है कि हान संग-युन अभी भी ग्रो करेगा, इतना ग्रो करेगा कि फ्यूचर में उसका करंट फॉर्म से कंपैरिजन ही पॉसिबल नहीं होगा। मैं डंजन से बची हुई सारी सोल्स एब्जॉर्ब कर लेता हूँ, जिससे मेरी स्टैट्स और ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। उसके बाद मैं सीधा बॉस रूम के अंदर एंटर करता हूँ। तभी अचानक एक इनविजिबल एनिमी ऊपर से अटैक करता है। मैं तुरंत रिएक्ट करता हूँ और लियान को उठाकर कवर की तरफ भागता हूँ और उसे सेफ जगह पर रख देता हूँ। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और एक साथ मल्टीपल स्किल्स एक्टिवेट करता हूँ। इंस्टेंट एक्सेलरेशन, फास्ट बूट्स का टेम्पररी बफ, विंड्स ग्रेस, इन सब के एक्टिवेट होते ही मेरी स्पीड 70% से भी ज्यादा बढ़ जाती है। ये देखकर वो इनविजिबल एनिमी मुझ पर फुल स्पीड में डैश करता है, लेकिन उसी मोमेंट पर मैं 3 लासिरेशन एक्टिवेट करता हूँ और उस एनिमी को एक ही फ्लो में डिफीट कर देता हूँ। तभी सिस्टम मैसेज आता है, डंजन बॉस डीमन ऑफ द ब्लू फायर ऑफ डिस्ट्रक्शन हैज बीन स्लेन। ये देखकर ली हायन कंफ्यूज हो जाती है और अपने मन में सोचती है, मॉन्स्टर वो था या फिर ये। डंजन से बाहर निकलते वक्त ली हायन मुझसे कहती है, तुमने टेस्ट पास कर लिया। वो आगे कहती है कि व्हाइट सिल्वर गिल्ड इतनी स्टूपिड नहीं है कि एक राइजिंग स्टार को इग्नोर करे। फिर वो एक अलग टॉपिक उठाती है और मुझे बताती है कि जब टावर ऑफ ट्रायल शुरू हुआ था तब डिफिकल्टी सिलेक्ट करना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता, क्योंकि अगर कोई चैलेंजर इजी डिफिकल्टी को इजीली क्लियर करता है तो सिस्टम ऑटोमेटिकली उसे हार्डर ट्रायल देने लगता है। और जो लोग हार्ड डिफिकल्टी चूज करते हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, उनके ट्रायल धीरे धीरे इजी हो जाते हैं। ये सब एनालिसिस करने के बाद ली हायन मुझे बताती है, तुम टावर ऑफ ट्रायल्स के टॉप 50 चैलेंजर्स में हो। इसका मतलब ये होता है कि अब तक तुम्हारी डिफिकल्टी डेडली लेवल पर थी। वो मुझे वार्निंग देती है कि मुझे आगे के ट्रायल ज्यादा केयरफुली कंप्लीट करने चाहिए, क्योंकि वो मेरी ग्रोथ अपनी आंखों से देखना चाहती है। तभी सिस्टम मैसेज आता है, रिमेनिंग टाइम फॉर टावर ऑफ ट्रायल्स 5 मिनट्स। और फिर एक और मैसेज आता है, यू विल बी रिटर्निंग टू टावर ऑफ ट्रायल्स। टावर में आते ही मैं 8th फ्लोर का ट्रायल एक्सेप्ट करता हूँ। तभी एक और मैसेज आता है, प्लीज चूज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द ट्रायल। ऑप्शन दिखते हैं, कॉम्बैट, रेड। मैं बिना सोचे कॉम्बैट चूज करता हूँ। तुरंत मैसेज आता है, हान संग-युन हैज द पियोनियर क्वालिफिकेशन, अ फेस टू फेस चैट विद एन एडमिनिस्ट्रेटर विल बिगिन। सिस्टम सर्च करता है, करंटली सर्चिंग फॉर एन एडमिनिस्ट्रेटर हु स्पेशलाइजेस इन कॉम्बैट। फिर मैसेज आता है, सर्च कंप्लीट, अ चैट विद द एडमिनिस्ट्रेटर आयरन ब्लडेड मोनार्क विल बिगिन। और अगले ही पल मैं एक स्नोई बैटलफील्ड में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। जो स्नो कवर्ड फील्ड मेरे सामने फैला होता है वो किसी नॉर्मल ट्रायल का पार्ट नहीं होता। ये जगह आयरन ब्लडेड मोनार्क का पर्सनल वर्चुअल वर्ल्ड होता है। ये रियलाइज होते ही मैं इंस्टिंक्टिवली आइज ऑफ द थ्रोट एक्टिवेट करता हूँ। विजन के सामने जो इन्फॉर्मेशन आती है वो मुझे और ज्यादा शॉक कर देती है। लोकेशन आयरन ब्लडेड वर्ल्ड, रैंक अनआइडेंटिफाइड, डिस्क्रिप्शन अ प्लेस वेयर द आयरन ब्लडेड मोनार्क रिसाइड्स। सिर्फ इतना ही, ना कोई स्टैट्स, ना कोई वीकनेस, ना कोई हिडन डेटा। और तभी एक सिस्टम लाइक मैसेज आता है, द आयरन ब्लडेड मोनार्क फील्स ऑफेंडेड बाय समवन्स अननेसेसरी सर्च। मैं इंटरनली कंफ्यूज हो जाता हूँ, क्या एडमिनिस्ट्रेटर्स अपनी फीलिंग्स भी मैसेज के थ्रू कन्वे कर सकते हैं? तभी एक और मैसेज आता है, स्टॉप डूइंग यूजलेस थिंग्स, फॉलो द स्वॉर्ड। मेरे सामने स्नो में एक लॉन्ग ब्लैक रेड स्वॉर्ड ग्राउंड में खड़ी हुई दिखती है। जैसे मैं उस स्वॉर्ड के डायरेक्शन में चलता हूँ, स्नो फील्ड धीरे धीरे चेंज होने लगता है और थोड़ी देर में मैं एक आइसोलेटेड हाउस के सामने खड़ा हो जाता हूँ। सिंपल लेकिन प्रेशर से भरा हुआ। मैं डोर ओपन करता हूँ और अगले ही पल फाइनली तुम यहाँ पहुँच गए। एक काम लेकिन ऑथोरिटी वॉइस आती है, वेलकम पियोनियर। मेरे सामने जो खड़ी होती है वो कोई सिस्टम मैसेज नहीं, कोई इल्यूजन नहीं, वो खुद एडमिनिस्ट्रेटर होती है, द आयरन ब्लडेड मोनार्क। मैं एक सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता हूँ। अनडाउटेडली वो बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन उस ब्यूटी के पीछे एक ऐसा प्रेशर होता है जो किसी मॉन्स्टर से कम नहीं लगता। और तभी ब्लिंक भी पूरा नहीं होता, वो मेरे बिल्कुल सामने आ जाती है। डिस्टेंस 0। वो कैजुअली बोलती है, मैं सोच रही थी तुम कौन से टाइप के मॉन्स्टर होगे, लेकिन सामने से तो तुम बिल्कुल नॉर्मल प्लेयर जैसे लगते हो। मैं थोड़ा अलर्ट होते हुए पूछता हूँ, क्या तुम मेरे बारे में जानती हो? वो मुस्कुराती है, ऑब्वियसली। मैं तुरंत नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या तुम मेरे ट्रायल देख रही थी? वो सीधा जवाब देती है, नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे रिजल्ट देख सकती हूँ। 8th फ्लोर के नीचे किसी भी चैलेंजर को पर्सनली ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल होता है। मेरे दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करती है, मतलब एडमिन्स के पास भी सब कुछ देखने की पावर नहीं होती। वो मेरी एक्सप्रेशन नोटिस करके बोलती है, एक एडमिनिस्ट्रेटर कोई ऑमनिसेंट बीइंग या भगवान नहीं होता। हम टावर को रूल नहीं कर सकते, हम भी टावर के सबऑर्डिनेट्स होते हैं। फिर कामली ऐड करती है, इसलिए नर्वस होने की जरूरत नहीं, जब तक मैं टावर से इंफीरियर हूँ मैं तुम्हें हार्म नहीं कर सकती। मैं थोड़ा रिलैक्स होता हूँ। फिर
मैं मेन टॉपिक पे आता हूँ। ये पर्सनल इंटरव्यू एग्जैक्टली है क्या? वो बोलती है, ये एक बेनिफिट है जो सिर्फ पियोनियर्स को दिया जाता है। तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो बिना क्वेश्चन वाउचर्स यूज किए। ये सुन के मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा अपना सबसे बड़ा डाउट पूछता हूँ। 5th फ्लोर पे मैं ऑलमोस्ट एक इंटरडायमेंशनल चैलेंजर से मरने वाला था। वो मेरे फ्लोर पे कैसे आया? क्या वो किसी और फ्लोर पे भी इन्वेट कर सकता है? आई एम ब्लडेड मोनार्क का एक्सप्रेशन थोड़ा सीरियस हो जाता है। इन्वेटर्स किसी भी फ्लोर पे इन्वेट कर सकते हैं। रीजन सिंपल है, उन्हें बेटर रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स मिलते हैं। फिर वो एक और शॉकिंग बात बोलती है, और वैसे भी इस वर्ल्ड का टावर ऑफ ट्रायल जल्दी ही दूसरे वर्ल्ड का टावर ऑफ ट्रायल के साथ यूनाइट होने वाला है। मैं इंस्टेंटली पूछता हूँ, इसका मतलब? वो कामली रिपीट करती है, वही जो मैंने कहा। 20th फ्लोर के बाद इंडिविजुअल ट्रायल्स कम हो जाएंगे, उनकी जगह कंबाइंड ट्रायल्स होंगे। मतलब तुम ऐसे चैलेंजर से मिलोगे जो कम्प्लीटली अलग अलग वर्ल्ड से आए होंगे। वो मुझसे पूछती है, बस इतना ही पूछना था? मैं एक सेकंड सोचता हूँ और फिर बोलता हूँ, एक लास्ट क्वेश्चन, टावर ऑफ ट्रायल्स एक्चुअली है क्या? ये सुनते ही आयरन ब्लडेड मोनार्क रुक जाती है। फिर वो बोलती है, ये चीज मुझे खुद भी नहीं पता। मैं शॉक में बोलता हूँ, तुम एडमिनिस्ट्रेटर हो के भी? वो मेरी तरफ देखती है और एक हैवी थ्रोट ड्रॉप करती है। एडमिन भी पहले चैलेंजर्स हुआ करते थे। जो लोग 40th फ्लोर के बाद मरते थे उन्हें एक ऑप्शन मिलता था, रिवाइव होने का, एडमिनिस्ट्रेटर बनने का। वो थोड़ा साइलेंस लेती है। पास्ट में मुझे भी टावर के टॉप तक पहुंचना था, लेकिन मैं नहीं पहुंच पाई। और सिर्फ मैं नहीं, कोई भी एडमिन नहीं पहुंच पाया, इसलिए हम एडमिन थे। मैं धीरे से बोलता हूँ, मतलब एडमिन भी चैलेंजर्स थे। मुझे और जानना था टावर के टॉप के बारे में। और तभी आई एम ब्लडेड मोनार्क के हाथ मेरे गले पे होते हैं। प्रेशर इंस्टेंट होता है, उसकी आंखों में गुस्सा होता है। टावर के टॉप के बारे में इतनी लाइटली बात नहीं करते। वो बोलती है, तुम्हें डर नहीं लगा? मैं कामली जवाब देता हूँ, ये इंटरव्यू एक बेनिफिट है और मुझे तुम्हारी तरफ से कोई किलिंग इंटेंट फील ही नहीं हुआ, और मैं तुम्हें इतनी इजीली मुझे डिफीट नहीं करने दूंगा। वो एक सेकंड के लिए चुप होती है, फिर सडनली वो हंसती है। इंटरेस्टिंग, ये पहली बार है जब किसी चैलेंजर ने एक एडमिन का घर तोड़ दिया हो, और फिर भी तुमने मुझे कन्विंस कर लिया। वो सीधा कहती है, हाँ संग्यून, मैं तुम्हें एक डिसेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफर करती हूँ। नेक्स्ट मोमेंट में वापस 8th फ्लोर के लॉबी में आता हूँ, और जैसे ही अपियर होता हूँ एक एक्सक्लूसिव स्टोर अनलॉक होता है, कॉन्ट्रैक्टर्स एक्सक्लूसिव स्टोर। यहाँ करेंसी होती है SP, स्पेशल पॉइंट्स। यहाँ से स्किल्स, आइटम्स और इवन अथॉरिटीज परचेज की जा सकती है। मैं अथॉरिटी सेक्शन ओपन करता हूँ। 3 ऑप्शंस। मैं बिना हेजिटेट किए सीरेंट माइंड परचेस करता हूँ। इस अथॉरिटी का इफेक्ट, किसी भी सिचुएशन में पैनिक नहीं, हमेशा रैशनल डिसीजंस। उसके बाद मैं 8th फ्लोर ट्रायल एंटर करता हूँ। ट्रायल ऑब्जेक्टिव फ्लैश होता है, एनाइलेशन। कंप्लीट कंडीशन, डिफीट द लीच हु इज समनिंग स्केलेटन्स। और अगले सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ स्केलेटन के बीच टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। जैसे ही मेरी आंखें खुलती है मैं खुद को एक अजीब से बैटलफील्ड के बीच खड़ा पाता हूँ। जमीन पूरी तरह से डेड और बैरन है, जैसे यहाँ कभी जिंदगी नहीं थी। चारों तरफ बिखरे हुए हड्डी, पंजर, टूटी हुई तलवारें और हवा में एक ठंडी सी सरसराहट। ये जगह खुद ही बता रही थी कि यह मौत का राज है। मेरे सामने दर्जनों स्केलेटन्स खड़े रहते हैं, बिना किसी इमोशंस के, बिना किसी हेरिटेशन के। उनकी आंखों में हल्की सी नीली रोशनी थी, जो इस बात का सिग्नल थी कि ये किसी और के कंट्रोल में है। मैं बस एक नज़र उन पर डालता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, इनकी टैक्टिक्स क्वालिटी पे नहीं, क्वांटिटी पे बेस्ड है। अगर कोई नॉर्मल चैलेंजर होता तो शायद यही पैनिक कर जाता, लेकिन मैं नहीं। मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी स्वॉर्ड को टाइटली ग्रिप किया और सीधा उनकी तरफ बढ़ गया। जैसे ही मैंने पहले स्केलेटन पे अटैक किया, एक ही पंच में वो क्रैक की आवाज के साथ बिखर गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, सबका एक ही हाल है। एक ही स्ट्राइक और स्केलेटन डच बन जाता है। मुझे थोड़ा सरप्राइज होता है, इतना वीक। सिस्टम मैसेज फ्लैश होता है, नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी इंक्रीज बाय 0.08%। मैं रुक जाता हूँ, सिर्फ 0.08%। मेरे चेहरे पे फ्रस्ट्रेशन साफ दिखने लगती है। इतनी मेहनत, इतना एक्शन और रिटर्न में इतना कम। अगर मैं हर स्केलेटन के बाद प्रोफिशिएंसी ही गिनने लगूंगा तो ये फाइट कभी खत्म नहीं होगी। मैं गहरी सांस लेता हूँ और खुद से कहता हूँ, छोड़, अभी प्रोफिशिएंसी के बारे में सोचना बेकार है, पहले इन सब का सफाया करते हैं। मैं दोबारा मूव करता हूँ और स्केलेटन्स का एक और ग्रुप गिर जाता है। हड्डी पंजर हवा में उड़ते हैं, जमीन पे गिरते हैं और फिर शांत। तभी एक गहरी घूमती हुई आवाज पूरी जगह में गूंजती है। कौन है वहाँ जो मेरी सैक्रेड लैंड में तबाही मचा रहा है? मेरी आंखें नैरो हो जाती है। बॉस, आखिरकार। मैं तुरंत अपनी नेक्रोमेंसी एक्टिवेट करता हूँ और जो स्केलेटन्स मैंने अभी डिफीट किए थे उनकी बची कुछ स्पिरिट्स को समन करता हूँ। एक छोटी सी अनडेड वेव मेरे कंट्रोल में आती है जो मेरे आगे चलने लगती है। चलो ढूंढते हैं इस जगह के मालिक को। जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ हवा और ज्यादा ठंडी हो जाती है। फिर मुझे दिखता है एक ऊंची जगह पे खड़ा एक फिगर, लंबा स्केलेटल बॉडी, सर पे पुराना सा क्राउन और आंखों में जलती हुई डार्क फ्लेम, लिच। वो नीचे मुझे देखता है और हंसता है। एक लोली ह्यूमन ने मेरी सैक्रेड लैंड में कदम रखा, तुम भुगतोगे। मैं उसकी तरफ देखता हूँ और अनएक्सपेक्टेडली मुस्कुराता हूँ। बस इतना ही, तुम कुछ स्ट्रॉन्गर समन नहीं कर सकते? लिच क्लियरली कंफ्यूज हो जाता है।
क्या? मैं कामली बोलता हूँ जैसे ये सब नॉर्मल हो। अगर तुम बस इस लेवल के स्केलेटन से बुला सकते हो तो ऑनेस्टली मैं तुमसे काफी डिसअपॉइंटेड हो जाऊंगा। उसकी आंखों की फ्लेम तेज हो जाती है, गुस्सा, ईगो हर्ट हो चुका था। एक इंस्टेंट बाद जमीन फटती है और दो मैसिव फिगर्स निकलकर सामने आते हैं, गार्डियंस। ये पहले स्केलेटन से काफी बड़े, हैवी आर्मर में लपटे हुए और उनके वेपन से ही प्रेशर फील हो रहा था। लीच बोलता है, अब बोलो ह्यूमन। मैं जवाब देने की जगह अपनी स्किल एक्टिवेट करता हूँ, इंस्टेंट एक्सेलरेशन। एक झटके में मेरी बॉडी हवा काटती हुई आगे बढ़ जाती है। गार्डियंस के लिए रिएक्शन का टाइम ही नहीं बचता। एक स्लैश, फिर दूसरा और तीसरा। दोनों गार्डियंस कुछ ही सेकंड में धूल में मिल जाते हैं। साइलेंस। मैं सीधा लीच की तरफ बढ़ने लगता हूँ, लेकिन हर स्टेप के साथ मेरा दिमाग में एक और थॉट आता है। ये लीच थियोरेटिकली इन्फिनिट मॉन्स्टर समन कर सकता है। अगर ऐसा है तो ये मेरी नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी के लिए परफेक्ट रिसोर्स नहीं है क्या? मैं रुक जाता हूँ और लीच की तरफ देखकर बोलता हूँ, और गार्डियन बुला सकते हो? लीच थोड़ा सा पीछे हटता है। क्यों? मैं स्वॉर्ड को हल्का सा उठाकर बोलता हूँ, अगर नहीं बुला सकते तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। लीच पैनिक में आ जाता है। नहीं, मैं बुला सकता हूँ, बस बस मेरे पास मत आओ। जमीन फिर से कांपती है। एक और वेव ऑफ गार्डियंस निकलकर सामने आते हैं और मैं उन्हें फिर से मार देता हूँ। गार्डियंस गिरते हैं, सिस्टम मैसेज आता है, प्रोफिशिएंसी थोड़ी और बढ़ती है। लीच ऑलमोस्ट चिल्लाता हुआ बोलता है, बस इतना ही करना था ना? मैं उसकी तरफ देखकर ठंडी आवाज में बोलता हूँ, नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब सिचुएशन कम्प्लीटली उलट चुकी थी। जहाँ पहले लीच बॉस था, अब वो एक सप्लायर बन चुका था। वो समन करता जाता था स्केलेटन्स, गार्डियंस, ट्विस्टेड अनडेड, एंड मैं उन्हें कंटिन्यूअसली डिस्ट्रॉय करते जाता हूँ। स्वॉर्ड चलती है, नेक्रोमेंसी एक्टिवेट होती है, सोल्स एब्जॉर्ब होती है, टाइम का पता ही नहीं चलता। लीच का गुस्सा धीरे धीरे डिस्प्रेशन में बदलने लगता है और मेरे लिए ये फाइट सिर्फ एक चीज बन जाती है, ग्रोथ। एंडलेस समन्स, एंडलेस स्लॉटर और एक साइलेंट रियलाइजेशन। ये टावर मुझे सिर्फ टेस्ट नहीं कर रहा है, ये मुझे मॉन्स्टर बना रहा है। गार्डियंस गिरते जा रहे थे एक के बाद एक। जमीन पे सिर्फ फ्रैक्चर्ड आर्मर, टूटती हुई हड्डी और डार्क एनर्जी के रेसिड्यू बचे हुए थे। मैं खुद भी एग्जैक्ट काउंट भूल चुका था कि मैंने कितने गार्डियंस को मार दिया है। हर समन जो लीच करता था वो सिर्फ मेरे लिए एक और स्टेप होता था ग्रोथ की तरफ। तब इस सिस्टम का एक मैसेज मेरी विजन के बीच फ्लैश होता है, नेक्रोमेंसी प्रोफिशिएंसी 100% रीच, रैंक अप सक्सेसफुली। मेरे कदमों को जैसे जमीन ही रोक लेती है। एक सेकंड के लिए सब कुछ साइलेंट हो जाता है। नेक्रोमेंसी सी रैंक। मेरी बॉडी के अंदर एक अलग ही सेंसेशन दौड़ जाती है, जैसे किसी लॉक्ड गेट को तोड़ के कोई नया फ्लो अनलॉक हो गया हो। मेरे कंट्रोल में जो अनडेड एनर्जी थी वो अब पहले से काफी ज्यादा रिफाइंड, स्टेबल और डेंजरस लग रही थी। लीज ये सब देख चुका था। अब उसकी आवाज में एरोगेंस नहीं, सिर्फ फियर था। उससे और जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं बचता। मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ और एक क्लीन डिसाइसिव स्ट्राइक में उस लीच का एग्जिस्टेंस खत्म कर देता हूँ। तभी एक और सिस्टम मैसेज आता है, अचीवमेंट अनलॉक्ड, अ ह्यूमन हु इज बियॉन्ड अ डीमन। उस लीच की स्पिरिट को जैसे ही मैं एब्जॉर्ब करता हूँ, मेरे अंदर एनर्जी का वायलेंट सर्ज होता है। स्टैट्स, प्रोफिशिएंसी सब एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होते हैं। ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये रियल पावर थी जो मेरी हर मूवमेंट, हर ब्रीथ में फील हो रही थी। उसी मूवमेंट 8th फ्लोर का ट्रायल ऑफिशियली कंप्लीट हो जाता है। ट्रायल क्लियर, रिवॉर्ड्स 30,000 पॉइंट्स एंड 1000 स्पेशल पॉइंट्स। मैं ऑटोमेटिकली 9th फ्लोर के वेटिंग लॉबी में टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। वहाँ पहुंचते ही एक और सीरीज ऑफ मैसेज अपीयर होते हैं। सिस्टम इज बीइंग फाइनलाइज्ड, ऑल मॉडरेटर्स कैन नाउ ऑब्जर्व द चैलेंजर, रिस्ट्रिक्शन क्वेश्चन वाउचर्स हैव बीन अपलिफ्टेड, सी रैंक स्किल्स आर नाउ अवेलेबल इन द स्किल शॉप। ये क्लियर था, सिस्टम अब मुझे सीरियसली लेने लगा था। मैं तुरंत नेक्रोमेंसी सी रैंक के एडिशनल इफेक्ट चेक करता हूँ। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ता हूँ, मेरी आंखें थोड़ी सी वाइडन हो जाती है। When absorbing a spirit, inherited skills will also grant proficiency। मैं हल्की सी स्माइल करता हूँ, तो मतलब अब सिर्फ स्किल्स नहीं, उनकी मास्टरी भी मिलेगी। 8th फ्लोर मेरे लिए ऑनेस्टली काफी इजी था, लेकिन मुझे पता था 9th फ्लोर ऐसे नहीं होने वाला। इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं प्रिपरेशन मोड में आ जाता हूँ। ऑफेंस में मेरी शॉर्ट स्वॉर्ड स्किल्स ऑलरेडी काफी स्ट्रॉन्ग थी। हंटर डैगर स्किल मैक्स्ड आउट हो चुकी थी। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही था, डिफेंस। और साथ ही डैगर स्किल अब मेरी करंट ग्रोथ के साथ मैच नहीं कर रही थी। मैं स्किल स्टोर ओपन करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ, स्वॉर्ड रिलेटेड स्किल्स सर्च करता हूँ, एंड ऑलमोस्ट नन। मैं थोड़ी देर सोचता हूँ, फिर डिसाइड करता हूँ अगर स्किल नहीं मिल रही तो क्रिएट कर लूंगा। मैं बेसिक स्वॉर्ड्समैनशिप ई रैंक परचेस करता हूँ। परचेस के बाद मैं हंटर डैगर स्किल डी रैंक और स्वॉर्ड्समैनशिप ई रैंक को कंबाइन करता हूँ। जैसे ही सिंथेसिस एक्टिवेट होती है, एक नया मैसेज फ्लैश होता है, न्यू स्किल क्रिएटेड, डीमन स्लेयर सी- रैंक। स्किल डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही मुझे समझ आ जाता है ये स्किल मेरे लिए बनी थी। डीमंस के अगेंस्ट सिग्निफिकेंटली स्ट्रॉन्गर, नॉन ह्यूमन ओपोनेंट्स के अगेंस्ट अटैक स्पीड 2x। मैं वही नहीं रुकता। नेक्स्ट सिंथेसिस, फास्ट रिकवरी प्लस रेजिस्टेंस टू लॉ ऑफ नेचर, और उससे मुझे नई स्किल मिलती है, आयरन ब्लड रिजनरेशन सी रैंक। फिर उसको और पुश करता हूँ, आयरन ब्लड रिजनरेशन सी रैंक और पेन रेजिस्टेंस डी रैंक को कंबाइन करता हूँ और मुझे मिलती है एक नई स्किल, एशन ब्लड बी- रैंक। जैसे ही स्किल क्रिएट होती है, मुझे पता चल जाता है ये नॉर्मल रिजनरेशन नहीं है, ये एक मॉन्स्टर लेवल सर्वाइवल स्किल है। टेस्ट करने के लिए मैं लॉबी के ऑटोमेटिक हीलिंग इफेक्ट्स को टेम्पररी स्टॉप करता हूँ, सिर्फ 50 पॉइंट्स का कॉस्ट। मैं अपनी स्वॉर्ड उठाता हूँ और अपने हाथ को खुद कट करता हूँ।
ब्लड निकलता है और अगले सेकंड हैंड इंस्टेंटली हील हो जाता है, बिल्कुल लॉबी के हीलिंग जैसे। मैं अपने हाथ देखता हूँ और कामली बोलता हूँ, अब ऑनेस्टली मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। सोल शील्ड, एशम ब्लड, सी रैंक नेक्रोमेंसी। मैं रेडी था। मैं 9 फ्लोर ट्रायल में एंटर करता हूँ। ट्रायल ऑब्जेक्टिव होता है फाइट, एलिमिनेट ऑल मॉन्स्टर विद इन द लिमिटेड टाइम। जैसे मैं एंट्री लेता हूँ एक अनएक्सपेक्टेड मैसेज अपीयर होता है, वार्निंग, दिस ट्रायल इज नॉट सेफ फॉर द चैलेंजर, अ चैलेंजर फ्रॉम मुरीम हैज इन्वेटेड द ट्रायल। मेरे सामने एक ओल्ड मैन खड़ा होता है, लॉन्ग बियर्ड, काम आइज और पोस्टर से क्लियर था ये कोई नॉर्मल अपोनेंट नहीं है। बेक सुना, कमांडर ऑफ द मुरीम लीग। ट्रायल का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाता है, एलिमिनेट द मुरीम चैलेंजर। वो मुझे देखता है और कामली पूछता है, तुम्हारा नाम? मैं बिना एक्सप्रेशन के बोलता हूँ, मैं क्यों बताऊँ? वो थोड़ा सा मुस्कुराता है। मैंने अपना नाम और पोजीशन बताया। एक स्वॉर्ड्समैन के बीच कर्टेसी होती है। मैं सीधा जवाब देता हूँ, तुमने मेरा ट्रायल किसी अच्छे इंटेंशन से इन्वाइट नहीं किया, सिर्फ मुझे मार के रिवॉर्ड लेने आए हो, तो इतना पोलाइट क्यों बन रहे हो? डिस्गस्टिंग। उसकी स्माइल फेड हो जाती है। नेक्स्ट सेकंड वो सीधा अटैक लॉन्च करता है। मैं तुरंत विंड ग्रेस एक्टिवेट करता हूँ और स्पीड 30% से बढ़ा लेता हूँ। उसके शॉर्ट स्ट्राइक शार्प होते हैं, प्रिसाइज, लेकिन मैं हर एक को इवेट कर जाता हूँ। फुटवर्क क्लीन, डिस्टेंस परफेक्ट। वो पीछे हटता है और बोलता है, मुझे नहीं पता था कि इस डिमेंशन में भी इतना स्किल्ड पर्सन होगा। आई अपोलोजाइज फॉर लुकिंग डाउन ऑन यू। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, एक्टिंग बंद करो। तभी उसकी स्वॉर्ड से एक फ्लैश निकलता है, स्वॉर्ड लाइट। अगले सेकंड मेरी विजन पूरी ब्लैक हो जाती है, कुछ भी नहीं दिख रहा, सिर्फ अंधेरा। और फाइट अब असल में शुरू होने वाली थी। जैसे ही स्वॉर्ड लाइट की चमक मेरी आंखों को अंधा कर देती है, उसी मोमेंट मेरी माना रेजिस्टेंस स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। ये एक पैसिव रिएक्शन थी, ना कोई सोच ना कोई कमांड। सिस्टम ने खुद कैलकुलेट कर लिया था कि इनकमिंग स्किल का नेचर क्या है। रिजल्ट क्लियर था, स्वॉर्ड लाइट का ड्यूरेशन आधा हो जाता है। 5 सेकंड्स की ब्लाइंडनेस अब सिर्फ 2.5 सेकंड्स रह जाती है। अंधेरे के बीच मुझे एक बात इंस्टेंटली समझ आ जाती है, मैं अब पूरी तरह हेल्पलेस नहीं हूँ। मैं तुरंत स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट करता हूँ। आंखों से कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन मेरी परसेप्शन बदल जाती है। मैं अटैक्स देख नहीं सकता, लेकिन उन्हें रीड कर सकता हूँ, माना के फ्लो से, किलिंग इंटेंस से और एयर डिस्प्लेसमेंट से। तभी मेरे पीछे से स्वॉर्ड का एक शार्प स्विंग आता है। मैं लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा इवेट करता हूँ। परफेक्ट डॉज नहीं था। ब्लेड मेरी नेक के पास गुजरती है, स्किन कट होती है, ब्लड की एक पतली सी लाइन निकलती है और उसी सेकंड अचीवमेंट अनलॉक्ड, ब्लाइंड डिवीजन। जैसे ही मैसेज अपीयर होता है, स्वॉर्ड लाइट स्केल का इफेक्ट कंप्लीटली एंड हो जाता है। विजन वापस आती है। मुरीम चैलेंजर के चेहरे पे सरप्राइज साफ दिख रहा होता है। तुम्हें कैसे पता चला? उसकी आवाज में पहली बार कंफ्यूजन होता है। मैं कोई जवाब नहीं देता, मैं सिर्फ मूव करता हूँ। मैं एक साथ इंस्टेंट एक्सेलरेशन और विंड्स ग्रेस एक्टिवेट करता हूँ। मेरी स्पीड एक झटके में 50% से ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। मैं सीधा उस पर चार्ज करता हूँ। अगले कुछ सेकंड सिर्फ स्टील और स्पार्क्स का डांस था। स्वॉर्ड क्लैशेस एक के बाद एक, हर स्ट्राइक लीथल, हर पैडी प्रिसाइज। तभी वो बोलता है थोड़ा सा गुस्से के साथ, तुम कोई स्ट्रेंज डार्क सॉर्सरी यूज कर रहे हो। ये सुनकर मैं एक पल के लिए इंटरनली शॉक हो जाता हूँ। इतना ग्रो करने के बाद भी हम दोनों के स्टैट्स लगभग सेम कैसे है? वो जैसे मेरी कंफ्यूजन रीड कर लेता है। मैं अब अपनी पावर होल्ड बैक नहीं करूंगा। उसका ऑरा सडनली चेंज हो जाता है, प्रेशर हैवी हो जाता है और अगले ही मोमेंट स्वॉर्ड लाइट दोबारा। इस बार पूरे 5 सेकंड के लिए अंधेरा छा जाता है, लेकिन सिस्टम मुझे अबैंडन नहीं करता। मेरी बाकी पैसिव रेजिस्टेंस स्किल्स ट्रिगर होती है और ब्लाइंडनेस फिर से 2.5 सेकंड्स तक रिड्यूस हो जाती है। मैं फिर से स्पिरिचुअल आइज एक्टिवेट करता हूँ और इस बार अटैक्स हर जगह से आते हैं, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। उसकी स्वॉर्ड की स्पीड ड्रास्टिकली बढ़ चुकी होती है। ये पहले से अलग लेवल था। एक ब्लो अनअवॉइडेबल होता है, ब्लेड मेरी बॉडी पे लगती है, लेकिन व्रॉट एंड पेंडेंट एक्टिवेट हो जाता है। अटैक का 10% डैमेज एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन बाकी फोर्स फिर भी काफी थी। मैं रिफ्लेक्स में अपना हाथ यूज करता हूँ ब्लॉक करने के लिए। मेरा हाथ भी कट हो जाता है, पेन होता है, लेकिन पैनिक नहीं। जैसे ही स्वॉर्ड लाइट एंड होती है, मैं अपने इंजर्ड हैंड को पकड़ता हूँ, एशियन ब्लड एक्टिवेट करता हूँ। नेक्स्ट सेकंड फ्लैश रीजनरेट हो जाता है, बोन रिकनेक्ट होती है, बिल्कुल जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुरीम चैलेंजर गुस्से में बोलता है, फिर से वही डार्क सॉर्सरी। मुझे लगा तुम एक प्रॉपर मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन तुमने ये टेक्निक्स कहीं से बोरो की है। उसकी बातों का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होता। मैं विंड्स ग्रेस को मैक्स लेवल पे पुश करता हूँ, 70% स्पीड इंक्रीज हो जाती है और मेन अटैक करता हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें उस चैलेंजर की पास्ट स्टोरी दिखाई जाती है। वो एक वेटरन इन्वेटर था। उसने काउंटलेस फ्लोर्स इन्वेट किए थे। उसकी स्वॉर्ड से ना जाने कितने चैलेंजर्स मारे थे। उसकी सोच सिंपल थी, अर्थ के चैलेंजर्स वीक होते हैं, हनी पॉट जैसे, यही नाम दिया गया था उन्हें। अर्थ के लोग उसके स्वॉर्ड लाइट के सामने खड़े भी नहीं रह पाते थे। सिर्फ एक फ्लैश और फाइट खत्म। इस बार भी उससे लगा था कि ये इन्वेजन डिफरेंट नहीं होगा, लेकिन वो गलत था। रियलिटी में फाइट वापस आती है और मैं उसे पुश कर रहा होता हूँ। स्टेप बाय स्टेप उसकी ब्रीथिंग अनइवन हो जाती है, उसका स्टांस ब्रेक होने लगता है। मैं ऑलमोस्ट जीत चुका होता हूँ, तभी सिस्टम से एक और डिस्टर्बेंस होती है। एक एडमिनिस्ट्रेटर का मैसेज आता है, उसके बाद और एडमिनिस्ट्रेटर्स। कमेंट्स फ्लड होने लगते हैं, शॉक, सरप्राइज,
डिसबिलीफ। सब लोग एक ही चीज देख रहे थे, एक अर्थ का चैलेंजर एक मुरिम कमांडर को डोमिनेट कर रहा था। कॉर्नर्ड होकर मुरिम चैलेंजर अपनी लास्ट ट्रम्प कार्ड यूज करता है, 1 हिट 2 स्किल्स, साथ में स्वॉर्ड लाइट की, सिंगल फ्लैश और मूवमेंट्स के लिए फेरी स्टेप्स। लेकिन जैसे ही वो एक्टिवेट करता है पेनल्टी ट्रिगर होती है। फ्लोर इन्वेजन की वजह से उसकी 2 स्किल फोर्सिबली एक्टिवेट हो जाती है। वो फ्रस्ट्रेशन में फिर भी स्वॉर्ड लाइट एक्टिवेट करता है और एक फाइनल डेस्परेट अटैक लॉन्च करता है। मैं रिट्रीट नहीं करता, मैं 3 एक्सीलरेशंस एक्टिवेट करता हूँ, डिफेंस और काउंटर दोनों एक साथ। ब्लेड क्लैश होती है, एनर्जी एक्सप्लोड होती है और फिर स्वॉर्ड लाइट का इफेक्ट खत्म होता है। साइलेंस। उस चैलेंजर का स्वॉर्ड हाथ से छूट जाता है, उसका बॉडी ग्राउंड पर गिर जाता है। डिफीट कंप्लीट। सिस्टम का फाइनल मैसेज अपीयर होता है, कांग्रेचुलेशंस, यू हैव कंप्लीटेड द 9th फ्लोर ट्रायल। मैं गहरी सांस लेता हूँ। ये सिर्फ एक ट्रायल नहीं था, ये प्रूफ था अर्थ के चैलेंजर्स वीक नहीं होते, उन्हें बस अंडर एस्टिमेट किया जाता है। मैं अब सिर्फ क्लाइम नहीं कर रहा था, मैं टावर को चैलेंज कर रहा था। जैसे ही मुरिम चैलेंजर की बॉडी जमीन पर गिरती है, मैं बिना 1 सेकंड वेस्ट किए उसकी सोल एब्जॉर्ब करता हूँ। सोल एब्जॉर्ब होते ही मेरे अंदर एक वायलेंट सा सर्च फील होता है, जैसे कोई पुरानी लिमिट टूट रही हो। नेक्रोमेंसी और कॉम्बैट रिलेटेड प्रोफिशिएंसीज एक साथ स्पाइक होती है। सिस्टम क्लियरली शो करता है प्रोफिशिएंसी इंक्रीज बाय 27%। ये इंक्रीज रैंडम नहीं था, ये प्रूफ था कि मैं सिर्फ मॉन्स्टर्स नहीं बल्कि हाई लेवल चैलेंजर्स को एब्जॉर्ब करने के स्टेज पर आ चुका हूँ। तभी सिस्टम एक और मैसेज देता है, ट्रायल रिवॉर्ड्स आर बीइंग एडजस्टेड। एडजस्टमेंट का मतलब मुझे पहले से पता था। जब परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड से ज्यादा होती है, सिस्टम खुद रिवॉर्ड्स को रिकैलिब्रेट करता है और जब रिवॉर्ड फाइनलाइज होते हैं, मेरे सामने जो आता है वो ऑनेस्टली इंसेन था। स्किल 6 सेंस C+ रैंक, 35,000 पॉइंट्स एंड 1000 स्पेशल पॉइंट्स, और उसके साथ ही यू हैव एंटर्ड द 10th फ्लोर वेटिंग लॉबी। मैं 10th फ्लोर के लॉबी में खड़ा होता हूँ और मेरे दिमाग में एक ही थॉट घूम रहा होता है, मैं डबल डिजिट फ्लोर्स में आ चुका हूँ। तभी अचानक से एडमिनिस्ट्रेटर मैसेजेस फ्लड होने लगते हैं, एक के बाद एक पॉपअप। हर एडमिनिस्ट्रेटर मेरी फाइट की बात कर रहा होता है, कोई मेरी अडेप्टेबिलिटी की तारीफ कर रहा है, कोई बोल रहा है कि अर्थ के चैलेंजर होने के बावजूद मैंने मुरिम कमांडर को डोमिनेट किया, कोई मुझे अनएक्सपेक्टेड वेरिएबल कह रहा है। मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ। ये वो मोमेंट था जहाँ मुझे लगा, हाँ मैं यहाँ बिलोंग करता हूँ। और तभी एक फेमिलियर नाम का मैसेज आता है, एडमिनिस्ट्रेटर आयरन ब्लडेड मोनार्क। किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर से बेबीच मत होना। मैं थोड़ा सा स्माइल करता हूँ। जैसे ही मैं रिप्लाई करने वाला होता हूँ, एक और नोटिफिकेशन पॉप होता है, एडमिनिस्ट्रेटर व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर हैज सेंट अ रिक्वेस्ट, अथॉरिटी ग्रांट प्रपोजल। ये देख के मैं थोड़ा अलर्ट हो जाता हूँ। आयरन ब्लडेड मोनार्क तुरंत मैसेज करती है, तुम इसे एक्सेप्ट कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेटर्स अक्सर अपनी अथॉरिटीज देते हैं ताकि वो चैलेंजर्स की फेवर जीत सके। मैं डायरेक्टली व्हाइट क्रेन स्वॉर्ड मास्टर से पूछता हूँ, क्या तुम मुझे फ्यूचर में भी कांटेक्ट करोगी? वो रिप्लाई करती है हंसते हुए, यस, आगे जाके ऐसे और भी बहुत से आएंगे। इस रिप्लाई का मतलब क्लियर था, जैसे जैसे मैं ऊपर जाऊंगा पॉलिटिक्स भी क्लाइम करेगी। आयरन ब्लडेड मोनार्क एक लास्ट वार्निंग भेजती है, गिवन अथॉरिटी ज्यादा पावरफुल नहीं होगी, इतना टेंशन मत लो। उसके बाद स्वॉर्ड की मास्टर अथॉरिटी मेरे एक्सक्लूसिव स्टोर में ऐड हो जाती है। मैं 10th फ्लोर के लॉबी में खड़ा होता हूँ, तभी सिस्टम का एक और मेजर चेंज होता है, सिस्टम एक्सपांशन इन प्रोग्रेस और फिर पब्लिक एरिया अनलॉक। ये एक ह्यूज डील थी। अब तक हर फ्लोर आइसोलेटेड था, लेकिन अब मैं एक ऐसी जगह एंटर कर सकता हूँ जहाँ मल्टीपल वर्ड्स के चैलेंजर्स इंटरैक्ट कर सकते हैं। मैं सबसे पहले अपनी अथॉरिटीज पेज ओपन करता हूँ। लिस्ट बहुत लंबी थी, पेज 1, पेज 2। पेज 2 की अथॉरिटीज तो ऑनेस्टली क्रेजी लेवल की थी, रियलिटी मैनिपुलेशन, लॉ बेंडिंग, परसेप्शन, ओवरराइड, सब कुछ। प्रॉब्लम सिर्फ एक थी, मेरे पास सिर्फ 2000 SP थे। थोड़ा सोचने के बाद मैं स्वॉर्ड की मास्टर अथॉरिटी परचेस करता हूँ और एक्टिवेट करता हूँ। एक्टिवेट होते ही मुझे समझ आ जाता है इसका कोर इफेक्ट। मैं माना को अपने स्वॉर्ड में इन्फ्यूज कर सकता हूँ। ये कोई सिंपल बफ नहीं था, ये मार्शल आर्ट्स और मैजिक के बीच का ब्रिज था। लेकिन ये ड्रॉबैक भी तुरंत नोटिस होता है, माना कंजम्पशन 2% पर मिनट। मतलब ये अथॉरिटी ब्लाइंडली यूज करना सुसाइड हो सकता था। फाइट के टाइम मुझे सोच समझ के टॉगल करना होगा। उसके बाद मैं कम्युनिटी चैट ओपन करता हूँ। चैट एकदम क्योटिक होती है, हर कोई पब्लिक एरिया के बारे में बात कर रहा होता है, वर्ल्ड्स के नाम, डिफरेंट टावर्स, वियर्ड स्किल्स। स्क्रॉल करते करते एक मैसेज मेरे अटेंशन ग्रैब करता है। मैंने एक फॉरेनर के साथ अथॉरिटी एक्सचेंज की। ये पढ़ते ही मेरा इंटरेस्ट स्पाइक हो जाता है। अथॉरिटी एक्सचेंज मतलब अथॉरिटी सिर्फ एडमिन से नहीं, प्लेयर्स के बीच भी ट्रेड हो सकती है। एक्साइटमेंट के साथ पब्लिक एरिया में एंटर करता हूँ। पब्लिक एरिया का सीन बिल्कुल डिफरेंट था, वाइड स्पेस, फ्लोटिंग पैनल्स, हर तरह के आर्मर्स, रेसेस। और तभी मैं देखता हूँ कि 3 प्लेयर्स एक प्लेयर को और एक लड़की को कॉर्नर कर रहे होते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज से क्लियरली हैरेसमेंट लग रही होती है। मैं इंस्टेंटिवली सोचता हूँ, इग्नोर करो, शांति से आगे बढ़ो। ये मेरी फाइट नहीं थी, लेकिन जैसे मैं उनके पास से क्रॉस करता हूँ, वो 3 मुझे टारगेट कर लेते हैं। एक अटैक सीधा मेरी तरफ आता है। मैं बिना वेपन निकाले सिर्फ एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ। फोर्सफुल ब्रेक थ्रू एक्टिवेट होती है। उनका अटैक लिटरली ओवरकम हो जाता है, जैसे वो कभी था ही नहीं। मैं उनकी तरफ देख के कामली बोलता हूँ, ये तुमने स्टार्ट किया है, मैंने नहीं।
और उसी मोमेंट में अपनी स्वॉर्ड निकालता हो। ब्लेड से हल्का सा माना लीक होता है। स्वॉर्ड की मास्टर अथॉरिटी का इफेक्ट सबटली फील होता है। सिर्फ पब्लिक एरिया में आसपास के प्लेयर्स रुक जाते हैं क्योंकि सब समझ जाते हैं ये फाइट नॉर्मल नहीं होने वाली, और यही से पब्लिक एरिया का पहला ब्लड शेड शुरू होने वाला था।